हेलो, मैं हूं निमित ब्रह्मभट्ट एनीलर्न से। और आज मेरे साथ है अनुभव चतुर्वेदी, जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है और जो फॉर्च्यून 500 की 15 कंपनीज में सेमिनार दे चुके हैं और जिसने आरबीआई में भी पहला सेमिनार दिया था। और उसके साथ मेरे साथ है एनीलर्न के को फाउंडर आशीर्वाद पटेल। तो अनुभव भाई, मुझे पूछना था कि आपने जो शुरुआत की वो कैसे की? मुझे पहला असाइनमेंट मिला था, मैं लिनक्स के काफ़ी सारे कोर्सेज सिखाता था लोगों को मेरे फ्री टाइम में, और मैं ओरेकल में जॉब करता था और मेरा काम था लिनक्स कर्नल पे काम करना। जैसे ही लिनक्स कर्नल पे मैं काम करता था, उसका तरीका था कि मैं लिनक्स के फोरम्स में एक्टिव था और वहाँ से जो भी इश्यूज आते थे वो हम ऑप्टिमाइजेशन में, जो आप लोग एंड्रॉयड में कर्नल यूज़ करते हैं या फिर एंड्रॉयड जिसकी वजह से चलता है बैकएंड में, उसके ऊपर हम लोग ओरेकल का ऐसे ही कर्नल होता है जिसके ऊपर ओरेकल के सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो हम उस पर काम करते थे। और उसमें जो जो नए नए इश्यूज आते थे मैं ट्रबल शूट करता था, क्योंकि क्रिप्टो में पहला क्रिप्टो करेंसी था बिटकॉइन। उसके फोरम्स में बिटकॉइन पूरा लिनक्स की तरह ही लिखा गया है, जैसे लिनक्स कर्नल है ऐसे ही बिटकॉइन बिल्कुल सॉकेट प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। तो किसी ने मुझे ऑनलाइन अप्रोच किया था इसके लिए कि आप क्या मुझे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हो, मेरा क्रिप्टो से पेमेंट अनेबल कर सकते हो। तो तब तो शायद रेट चल रहा था, सब फॉर इंडियन रुपी में शायद रेट चल रहा था 40,000 रुपीज़। अभी आज की डेट में वो 30-40 लाख रुपए है, लेकिन मैं बिटकॉइन को तब से जानता हूँ जब ये 30-40 हज़ार रुपये था। तो तब मैं जब शुरू किया करना, तब मैंने भी पहली बार सुना। उसी टाइम पे मैं रिजर्व बैंक में हर वीकेंड उनके डेटा सेंटर्स में जाके सिखाता था मेरे जॉब के बाद। और वो असाइनमेंट भी मुझे एक मीटअप के थ्रू ही मिला था। तो वहीं पे से मैं एक ग्रुप में ऐड हो गया व्हाट्सएप में, जहाँ से मुझे और असाइनमेंट्स आने लगे। उसके बाद करते करते मैं अपग्रेड पहुंचा, क्योंकि उनको ऐसा कोई चाहिए था जो कि हैंड्स ऑन काम भी कर सके प्लस उसके वीडियोस भी बना सके। अपग्रेड इंडिया में बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एडटेक कोर्सेज बना रहे हैं वो लोग। तो तब वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर का कोर्स बनाया 6 से 8 महीने। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ब्लॉकचेन पे कोर्स बनाओ, और वहाँ पे मेरी ब्लॉकचेन की लर्निंग की एक्चुअल शुरुआत हुई। फ्रीलांसिंग में तो बस कहीं से सेटअप कर दिया लिनक्स सर्वर जहाँ से बिटकॉइन का पेमेंट इंटीग्रेट कर दिया, इतना ही काम था। उसके बाद मैंने स्क्रैच से बिटकॉइन और ब्लॉकचेन से सीखना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन तो सिर्फ पेमेंट्स के लिए ही है, बिटकॉइन का यूज़ या फिर पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र के लिए है। असली असली क्रिप्टो करेंसी का यूज़ या फिर असली ब्लॉकचेन का यूज़ तो इथेरियम है, विच इज़ पब्लिक ब्लॉकचेन। तो उसमें एसेट्स ट्रैकिंग के लिए, ट्रस्टलेस प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को ओनरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, मनी के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए इथेरियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जब अपग्रेड के लिए कोर्स बना रहा था, तब मैं दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स थे अपग्रेड वालों के थ्रू मैं उनसे मिला, और वहाँ पे मैं उनके साथ बैठ के उनके लिए स्क्रिप्ट्स बना रहा था, उनके लिए इलस्ट्रेशंस बना रहा था, जो वो डायरेक्शन दे रहे थे कि आज हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिखाएंगे इस क्लास में, आज हम लोग बताएंगे कि क्रिप्टो बिटकॉइन का पहला रिसर्च पेपर कैसा लिखा गया था। उस रिसर्च पेपर के अंदर की चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे मार्केल ट्री क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो बिटकॉइन को बहुत यूनिक बनाता है। वो यूनिक कैसे बनाता है, क्योंकि आप चाहकर भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम स्टैम्प को वो नोट कर लेता है। और इसको एक ट्री करके डेटा स्ट्रक्चर आता है कंप्यूटर साइंस में, वो यूज़ करता है इन सच अ वे दैट वो हैश कर देता है। हैश मतलब हैश को आप चेंज नहीं कर सकते उसके बाद, तो उसकी वजह से आप चाह के भी, कोई हैकर जाके भी फ्लिप नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ों के बारे में क्रिप्टो का रिसर्च पेपर कैसे लिखा गया है, सतोशी जो कि उसके बेसिकली ऑथर हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी है एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्योंकि वो दुनिया के बेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं बहुत लोगों के हिसाब से, और मेरे हिसाब से भी वो दुनिया के बेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ रेवोल्यूशनाइज की है जो कि लिनक्स के बराबर और लिनक्स से बहुत अच्छी है, मतलब उसके नेक्स्ट लेवल का काम किया उन्होंने चीज़ें यूज़ करके। और उन्होंने अगले 150 साल की बेफिक्री कर दी हम लोगों के लिए, क्योंकि बिटकॉइन अगले 150 साल तक ऐसे ही चल सकता है, इतना स्टेबल सिस्टम लिख दिया उन्होंने एक बार में। उसके बाद उनकी कम्युनिटी इतनी एक्टिव है, उसके प्रोग्रामर्स इतने एक्टिव हैं कि जो भी बिटकॉइन में इंप्रूवमेंट आता है वो भी वो लोग तुरंत के तुरंत सॉल्व करके, जो भी किसी भी तरह के अटैक हो रहे हैं वो कोई भी तरह के सॉल्व करके वहाँ पे नया कोड इंटीग्रेट करके तुरंत रिलीज कर रहे हैं। तो वैसे करके उन्होंने कंप्यूटर साइंस के बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा है। उसके बाद मैंने ये कोर्स जब बनाया उन लोगों के साथ, तब मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसकी एप्लीकेशंस एंडलेस हैं, क्योंकि सबको ट्रेसेबिलिटी चाहिए, सबको एक ट्रस्टलेस प्रोटोकॉल लिखना है।
सबको वेब 2.0 से ज़्यादा वेब 3.0 के यूजेस होंगे। अगर ईयर 2000 में वेब 2.0 के बूस्ट की वजह से इतने लोगों को जॉब मिली थी, कितने सारे लोग यूएस गए थे, वेब 3.0 में तो रिमोट है पूरा, तो इसमें तो इतना ज़्यादा काम आने वाला है, मैं बता नहीं सकता हूँ। तब मैंने फिर देखा कि इसके बारे में ओपन मार्केट्स में कोई बात नहीं कर रहा है। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, जो पीएचडीज हैं वो पीएचडीज हैं, कोई भी एप्लीकेशंस बना नहीं रहा है इंडिया में। तब जाके मैंने एप्लीकेशन बनाना सीखा उसी कोर्स में करते करते, क्योंकि मैं डेवलपर था इस कोर्स से, क्योंकि मेरे फादर टीचिंग बैकग्राउंड से थे, तो टीचिंग कम्स टू मी वेरी नेचुरली। आई थिंक आप लोगों को भी पढ़ाया डैड ने, तो वो दैट कम्स टू मी वेरी नेचुरली। तो वो करते करते फिर जब मैं लिनक्स से असाइनमेंट्स कर रहा था, किसी ने बोला कि हमको क्रिप्टो के भी मतलब मुझे ERC-20 टोकन्स बनाने हैं, और मेरी IT कंपनी है, और मुझे आप मेरे डेवलपर्स को सिखाओगे ERC-20 टोकन कैसे बनाते हैं। आई सेड व्हाई नॉट। तो तब मैं जावास्क्रिप्ट में यूज़ करके ERC-20 टोकन्स की लाइब्रेरी यूज़ करके मैंने उनको ERC-20 टोकन बनाना सिखाया, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि अब आपने सिखा तो दिया है, लेकिन इसको डिप्लॉय कैसे करना, रोज़ हम लोग आपको आके तो पूछ नहीं सकते, तो क्या आप मेरे साथ कंसल्टेंट की तरह जुड़ सकते हो, रोज़ हमारे साथ ऑफिस में आओ 4 घंटे के लिए, या फिर रिमोटली काम करो, हफ्ते में 2 बार आओ। और वहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअली शुरू हुई कि हर हफ्ते कोई कॉल आता था कि आप मेरी कंपनी में आके ये करके सिखाओ, और प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही था। तब एक ही ब्लॉकचेन था, इथेरियम ब्लॉकचेन। अभी तो पॉलीगॉन भी आ गया है, सोलाना भी आ गया है, मैटिक भी आ गया है, बहुत कुछ आ गया है। तो तब तो एक ही ब्लॉकचेन, तो मेरे को प्रोसीजर याद हो गया था। तो वैसे करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना भी सीख लिया फिर मैंने, और उसके बाद सिखा देता था, उनके साथ डिप्लॉय कर देता था। इससे पहले मेरी जॉब थी फुल स्टैक डेवलपर की। ओरेकल में भले कर्नल के ऊपर था, लेकिन मेरा पहला जॉब एक्चुअली एज एन इंटर्न था कीवी टेक्नोलॉजीज के अंदर, और वो अभी रिलायंस ने खरीद लिया, उसका नाम जियो हेल्थ कर दिया है। वो रिलायंस ने 65 करोड़ इंडियन रुपीज़ में खरीद लिया है, $10 मिलियन में, और वैसे करके उसका नाम उन लोगों ने अभी जियो हेल्थ कर दिया। तो मैं वहाँ फुल स्टैक डेवलपर था। तो वो पूरा एक्सपीरियंस यूज़ होके एज एन इंस्ट्रक्टर मैं जब कॉलेज में था, तब भी रोज़ क्रैश कोर्सेज सिखाता था अपने जूनियर्स को। सिटी में क्रैश कोर्सेज चलाता था क्लास 10 और 12 के लिए। फादर टीचिंग बैकग्राउंड से थे, तो उनको ऑब्जर्व करता रहता था। तो वैसे करके तीनों चीज़ें मिल गई। उसके बाद कंटेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, तो रोज़ नई नई चीज़ें इंटरनेट से सीखता था। गिटहब बेस्ट सोर्स था मेरा सीखने के लिए, और लोग वहाँ पर डेवलपर्स कोड पुश करते हैं, मैं गिटहब से सीख के इम्प्लीमेंट करके अपना कुछ उसमें ऐड करके कंटेंट, क्योंकि एज अ कंटेंट स्टडीज यू हैव टू मेक कंटेंट वेरी रेलेवेंट। तो हमारा काम ये होता था अपग्रेड में, जैसे आपको एल्गोरिथम का कंटेंट दिखाना है, किसी को सिखाना है, तो आपको जैसे सिखाना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक तरह के फंक्शन कॉल्स होते हैं, और फंक्शन कॉल्स को आपको मिनिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो आप क्या करोगे, तो जैसे फिबोनाची का मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तो फिबोनाची ऑफ जीरो, फिबोनाची एक ऐसी सीरीज है, 0 और 1 लिख दो, उसके बाद ऐड करते जाओ, तो 0 + 1 1। तो हमें अपग्रेड में बोले जाते थे स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग करके सिखाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग करके सिखाओ। तो उसमें एज ए कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट मैं फिबोनाची सीरीज को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, और उसमें फंक्शन कॉल्स कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ऐसे सब टॉपिक्स हम लोग डीजे से रिलेट करते थे। क्योंकि हमेशा मिक्सिंग ऑफ 2 टोन्स जब भी इक्वेशन बनता है, तो एक्चुअली डीजे 2 वेव्स को मिक्स करता है। तो उसकी हमें रियल लाइफ एग्जांपल यूज कर करके हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग सिखाते थे। तो उसी में मेरे को ब्लॉकचेन सिखाने का मौका मिला, और उसकी वजह से मैंने ब्लॉकचेन की दुनिया के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ डाले, इंप्लीमेंट कर डाले। तो ये जो तीनों चीज़ का एप्लीकेशन था, उसकी वजह से मुझे अलग अलग कंपनीज अप्रोच करती गई। तो मुझे पहले सन लाइफ कंसल्टिंग दिल्ली ने अप्रोच किया, उसके बाद मुझे कॉग्निजेंट ने अप्रोच किया थ्रू लिंक्डइन कि आप हमारी एक टीम को इसमें ज़रूरत है, आप आके 40 आवर्स में इनको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट सिखा सकते हो। ये शायद इसीलिए भी था, मैं बहुत यंग था उस टाइम पे, 24-25 ईयर्स का था, और जितने भी डेवलपर सीखने आते थे वो शायद 35 ईयर्स के थे, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले थे। मुझे डर भी लगता था, उन लोग को तो मेरे से ज़्यादा आता है। लेकिन ब्लॉकचेन इतना नया कॉन्सेप्ट था कि किसी के दिमाग में बैठ नहीं रहा था, और मैं उसको सिंपल करके सिखा रहा था, क्योंकि मैंने सतोशी का मैनुअल पढ़ा था, मास्टरिंग बिटकॉइन, उसके बाद मैंने मास्टरिंग इथेरियम, और न केवल पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करके देखा था। और मुझे फिर देखा कि ये एक्चुअली मैथ्स है, इट इज़ बेस्ड अपॉन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स रेशियो। आप सतोशी का अगर जब वाइट पेपर पढ़ोगे तो उसमें ये सब लिखा हुआ है, उसने पूरा स्टैट्स। आप किसी आदमी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी बॉडी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग स्कैम्स में हैं। फ्रॉम विजय माल्या टू नीरव मोदी टू SBI टू येस बैंक, सब लोग, इन सब में डिस्क्रिपेंसीज हैं। लेकिन एक चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती, विच इज़ मैथमेटिक्स, और वो उसके ऊपर बेस्ड है बिटकॉइन। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्ट करता था। मैंने जब IIT के लिए तैयारी किया था, तब भी मैथमेटिक्स मेरा
बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। रैंक नहीं आई वो छोड़ो, लेकिन उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उसकी वजह से ये सब चीज़ों में लोगों को ट्रस्ट दिला पाया कि दिस इज समथिंग वेरी जेन्युइन। जितने भी सेमिनार्स मैंने 150 से ज़्यादा सेमिनार्स किए होंगे आज तक, विच इज़ फॉर डेवलपर्स, विच इज़ फॉर यू कैन से मैनेजर्स, विच इज़ फॉर ओपन ऑडियंस, मतलब डेवलपर्स के लिए 60-70 और ओपन ऑडियंस के लिए बाकी के सारे, उन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन था। सब लोग मुझे बहुत सारे सवाल पूछते थे और मैं 80% सवालों का जवाब करके दिखाता था उनको कि देखो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन रन कर रहा हूँ और वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिसीव हो रहा है विद इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। वी आर सेंडिंग मनी टू ईच अदर एज इफ वी आर सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेज और वी आर सेंडिंग ईमेल्स। तो इस रैपिडनेस से मैंने उनको मनी ट्रांसफर बताया, उसी रैपिडनेस से मैंने उनको ब्लॉक एक्सप्लोरर बताया कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, और उसकी वजह से फ़र्क पड़ा। तो बेसिकली ये पूरा ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या है अगर सिंपल टर्म्स में बोलने जाए? करेक्ट। तो वो क्या है? ब्लॉकचेन ट्रस्ट है, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी है, ब्लॉकचेन एक तरह की दो चीज़ों के जहां ब्लॉक हो रहा है वहां उनको चेन लगा दे रही है। एक ऐसा सिस्टम जो कि आप चाह के भी किसी के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो दो प्लेयर्स के बीच में, दो कस्टमर्स के बीच में। और इस ब्लॉकचेन आप ऐसा कहो कि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो कि एक दूसरे से सिक्योरली कनेक्टेड हैं, और आप एक जगह अगर चाह के भी, इट इज़ लाइक लाइफ, आई ऑलवेज कॉल ब्लॉकचेन इज लाइक लाइफ। यू कैन ओनली अपैंड थिंग्स, यू कैन नॉट अपडेट थिंग्स। जो आपसे गलत हो गया है वो आप जाके कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो उसमें अच्छी चीज़ें अपैंड करके। ब्लॉकचेन में आप चाह के भी कहीं पे भी चेंज करोगे, आपको पूरे नेटवर्क को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यस दिस इज व्हाट अ चेंज इज, क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड है कंसेंसस के ऊपर। आप उसमें चेंज नहीं कर सकते जब तक 50-60% से ज़्यादा लोग कंफर्म ना करते ये चेंज सही है। तो ये एक सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं है जो कि एक सिंगल पार्टी या फिर सिंगल इंडिविजुअल चला रहा है, ये पब्लिक का नेटवर्क है और हम सब लोग एग्री करेंगे डिसीजन के ऊपर, तब जाके ही कोई चीज़ फाइनल होगी। दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन इज। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो पूरा क्रिप्टो करेंसी काम कर रहा है, तो वो दोनों साथ में मिलके कैसे काम कर रहे हैं? अगर हम तीन बैठे और जितना भी ऑडियंस देखेगी, अगर उन लोग के बीच में अगर एग्जांपल रखे तो वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा या कोई भी चीज़ होगी तो वो कैसे काम करेगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे काम करेगा कि आपने मुझे अपनी पब्लिक की दी, जैसे ईमेल ट्रांजैक्शन होता है, आप क्या करते हो, ईमेल मुझे देते हो, हाँ। मैं आपको nimit.brahmbhatt@gmail.com पे भेजता हूँ। इसमें क्या होगा, आप मुझे पब्लिक की दोगे जो कि एनक्रिप्टेड है, ओके। 32-60 बिट्स की होगी, आप मुझे भेजोगे, मैं आपको भेजूंगा। पहले तो जैसे ही आपने मुझे भेजा मैं उस की को लिख दूंगा, उस की के रिलेटेड अकाउंट अमाउंट लिख दूंगा और आपके वॉलेट में वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे मतलब मैंने ऐसा बोला कि 100, जैसे यूपीआई में हो रहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 100 रुपये दो, तो आप वो की के फॉर्म में एक जाएगा करेक्ट। और आप मुझे वो यूपीआई सेम। में हाँ nimit@OKSBI ऐसा कुछ लिखा हाँ आता हाँ है, हाँ हाँ। तो आप मेरे पास बस वो होना चाहिए, जैसे ही मैं वो डालूंगा आपका फोटो आ जाएगा ओके। और आपके रिलेटेड अकाउंट डिटेल आ जाएंगी और मैं तुरंत आप पे डिपॉजिट कर दूंगा। इसमें क्या है कि मैं निमित नाम नहीं आएगा कहीं पे भी, इट इज़ एन अनोनिमस प्रोटोकॉल। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अपोज कर रही है इस चीज़ को, क्योंकि ये अनोनिमिटी है। तो सतोशी खुद अनोनिमस है और वो चाहता ही नहीं है कि कोई गवर्नमेंट इसको ट्रैक करे। इसका रीज़न है क्योंकि सतोशी 3 चीज़ों से खुश नहीं था। पहला था कि वो खुश नहीं था जो हाई अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। जिम्बाब्वे में 200 ट्रिलियन के नोट्स छापने लगे थे वो लोग। मतलब एक छोटा सा पीस ऑफ ब्रेड 2003 में कुछ $1 मिलियन का बिक रहा था उनकी हाँ। करेंसी में। लोग पैसा मतलब ऐसे सूटकेसेस में भर सूटकेस में भर के जा रहे हैं। लेके जा रहे थे सिर्फ छोटे से ब्रेड के पैकेट के लिए। तो ये उसको लगा कि ये सही नहीं है। सेकंड, उसी दौरान स्कैम्स बहुत बढ़ गए थे बैंक्स के और उसको लग रहा था कि सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है। और तीसरा, वो स्लो मनी ट्रांसफर से बहुत परेशान था। वो किसी भी चीज़ को अगर कहीं पर भी भेजना है उसको 2-3 दिन लग रहा है, ये गलत है। सो ही सेड दैट मैं ये तीनों चीज़ों से अकाउंटेबिलिटी लाऊंगा, ठीक है, इरेप्यूटेशन लाऊंगा, ताकि कोई भी साइन करेगा ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स इट इज साइन बाय योर प्राइवेट की, यू कैन नॉट से दैट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। तो मतलब वो एक तरीके का जो अभी नॉर्मली डिजिटल सर्टिफिकेट होता है वो सेम टाइप का हो गया ना? डिजिटल सिग्नेचर होता है। हाँ, मतलब जो अपने डिजिटली साइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो टाइप का ये हो गया ना एक। करेक्ट।
तो वो प्राइवेट की पब्लिक की का कॉन्सेप्ट लेके आया और उसके बाद उसने बोला कि हम लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी से आगे बढ़ेंगे। उसने ये बोला कि मैं इन्फ्लेशन कम करूँगा, इन्फ्लेशन बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड नहीं करेगी कि ये देश का फ्यूचर क्या है। लोग इंडिविजुअल्स जो काम करना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो आगे बढ़ने चाहिए। तो इसलिए उसने रिस्ट्रिक्शन रख दिया कि आप 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते हो, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा ही नहीं, राइट। और इसकी ये जो क्लैरिटी है उसके वाइट पेपर में दिखी और इसकी वजह से वो वाइट पेपर आगे सर्कुलेट हुआ। ऐसे ही लिनक्स फैला था। जब पहली बार उसने वाइट पेपर लिखा उसने सर्कुलेट किया ईमेल्स के थ्रू, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने अप्रिशिएट किया। आज 80% ऑफ द इंटरनेट इज वर्किंग ऑन लिनक्स, राइट। आपको मालूम नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आप सब लोग लिनक्स यूज़ कर रहे हो अपने एंड्रॉइड फोन्स में, या फिर जितने दुनिया भर के सारे सर्वर्स उसी पे चलते हैं। इससे देखो कंप्यूटर साइंस बहुत नया सब्जेक्ट है, सिविल 1600 साल पुराना सब्जेक्ट है, मैकेनिकल 4000 साल पुराना सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस इज 40 ईयर्स ओल्ड, बहुत यंग है। और उस जितने इनोवेशंस इस फील्ड में रोज हो रहे हैं, ये जो कम्युनिटी तुरंत आगे ला रही है, जो ओपन सोर्स की वजह से लोगों में ट्रस्ट बन रहा है, उसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर बन के आ रहे हैं, उसकी वजह से जो हार्डवेयर बन के आ रहे हैं, वो आप लोगों की लाइफ्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। आज की डेट में आपकी लाइफ वो है जो किसी ज़माने में किसी राजा महाराजा की भी लाइफ ऐसी नहीं होती थी, वैसा एक नॉर्मल आदमी जी रहा है। दैट इज़ व्हाट वो चाह रहा है कि अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो क्यों जिम्बाब्वे के लोगों को नहीं मिल रहा है। वो चाहता था कि सब लोग का 750 बिलियन लोग हैं इस प्लैनेट पे, तो कुछ लोग ज़्यादा परेशान क्यों हैं? जस्ट बिकॉज वेस्ट इज प्रिंटिंग मोर मनी, राइट। इट शुड नॉट हैपन कि सिर्फ वो लोग ही बहुत अच्छी लाइफ जिए। एंड वो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बोलते हैं ना कि इंडियन में सिर्फ ओनली 0.01% ऑफ पीपल आर हैविंग ऑलमोस्ट 97% ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उसको मंजूर नहीं था कि यार मनी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल, राइट। ऐसा कैसे हो रहा है कि बाकी कुछ लोग मिलकर ही दुनिया चला रहे हैं? सेंट्रलाइज हो गया ना। वो बोल रहा था डिसेंट्रलाइज्ड, राइट। हम लोग सब ऐसे एक कुछ लोगों को परेशान करने से और कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट करने से आपका फायदा हो रहा है, ये तो गलत है, राइट। तो ये चीज़ उसको मंजूर नहीं थी। दिस इज क्लियरली सीन इन ऑल द ब्लॉग्स, ऑल द वाइट पेपर्स दैट ही हैज रिटन। उसने सहारा लिया मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का बनाने के लिए। उसने बोला कि मैं एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी, ऐसा करेंसी लेके आऊँगा जो कि सॉल्व करेगा तीनों प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ नया किया है। वर्चुअल करेंसी के ऊपर रिसर्च पेपर अर्ली 80s से चल रहे हैं, लेकिन कोई भी लोग एक डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। डबल स्पेंडिंग मतलब आपने एक फाइल बनाई, उसके अंदर उसने 10 यूनिट्स ऑफ करेंसी एज्यूम कर लो, और वो फाइल आपने आशीर्वाद को भेज दी। व्हाट इफ आप उसी का कॉपी बना लो? वर्चुअल करेंसी मतलब क्या? फाइल होगा, राइट। आप उसका कॉपी बना लो और आप मुझे भेज दो। क्या किया आपने? एक ही फाइल की कॉपी बना के बार बार 2 बार ट्रांजेक्शन कर लिए। सिमिलरली आपने हर्ष को भेज दिया, 3 बार ट्रांजेक्शन हो गया। इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलते हैं डबल स्पेंडिंग। एक ही टाइप का पैसा मल्टीपल जगह घुमा रहे हो। क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि वो ट्रैक हो? उसने क्या लिंक किया? उसने टाइम स्टैम्प से लिंक कर दिया। तो पूरा बिटकॉइन का डेटा स्ट्रक्चर टाइम स्टैम्प के ऊपर चलता है, और हर ट्रांजैक्शन के बाद जैसे ही कोई चीज़ ब्लॉक के अंदर जाती है, कोई भी ब्लॉक नया बनता है, हर आदमी एक दूसरे के साथ अपने अकाउंट बुक एज अ माइनर, जो लोग नेटवर्क को चला रहे हैं, इसको टॉरेंट से कंपेयर करना है हमेशा। तो टॉरेंट में जैसे सीडर्स और पियर्स होते हैं, यहाँ पे माइनर्स होते हैं। तो माइनर्स क्या करते हैं? सब लोग एक दूसरे के साथ लेजर एक्सचेंज करते हैं। लेजर मीन्स अकाउंट बुक। के निमित के पास 40 रुपए थे, उसने आशीर्वाद को अगर 40 दे दिए और अनुभव को भी 40 देना गया, मतलब जैसे लेजर्स एक्सचेंज होंगे तो 40-40 यहाँ जीरो दिखेगा। तो जीरो से 40 फिर से माइनस में तो कुछ जा ही नहीं सकता है, राइट। एक पैसा 2 बार यूज हो रहा है। जैसे सब लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा कि यार ये आदमी तो 1.40 का 2 बार यूज कर रहा है, तुरंत पकड़ा जाएगा। तो ये बेसिकली बेस्ड है ट्रिपल अकाउंटिंग के ऊपर। एक कॉन्सेप्ट होता है UTXO, अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट। अकाउंटिंग का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ट्रिपल अकाउंटिंग, उसके ऊपर बेस्ड है पूरा बिटकॉइन। तो ये बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए। और जितने भी लोग हैं, मैं ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन मैंने वाइट पेपर्स ध्यान से पढ़े हैं। मैं एल्गोरिदम्स का थोड़ा अच्छा फैसिनेशन है मुझे, और मैंने एल्गोरिदम्स पे ही काम किया है सारी कंपनी में। तो उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, और फाइनली मैंने देखा कि ये चीज़ बहुत आगे जाने वाली है। और लोगों का प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि एक्सेप्ट करना नहीं है, इंडिया में नहीं सब जगह, कि ये तो कुछ स्कैम ही है। ये स्कैम नहीं है, ये मैथ्स है।
ये मैथ्स, और उसने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का बहुत एग्जॉस्टिव यूज़ किया है और वो देख के वो आगे बढ़ा है, राइट। और सतोशी एक बार लिख के तो भूल गया है, अब देखो उसमें कितने सारे लोग आ गए हैं कंट्रीब्यूटर्स, राइट। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, कुछ पैसा तो है नहीं इस चीज़ में, राइट, कि आपको आप इसको एंडोर्स करो तो पैसा मिलेगा। कोई भी सेलिब्रिटी इस चीज़ को एंडोर्स नहीं कर रहा है, तो भी देखो कितना ज़्यादा फास्ट एडॉप्शन है। जितना मतलब फेसबुक गूगल उन लोगों का टर्नओवर नहीं है उतना तो इसका अभी मार्केट कैप है, राइट। तो मतलब इस इट ये जेन्युइन चीज़ है और लोग जेन्युइनली पैसा भेज रहे हैं हर मिनट एक दूसरे को। आप बिटकॉइन के अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन में जाके देखोगे, हर सेकंड पे हजारों और लाखों लोग, मैं बोलता हूँ, एक दूसरे को पैसा भेज रहे हैं। और जब किसी चीज़ की, जब बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ है वो लोग एकदम ऐसे करके देखते हैं, राइट। तो वो ईमानदारी जो सिस्टम से आ रही है, क्रॉस लेजर प्लेटफॉर्म, एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर हो रहा है, लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कोई बैंक के पास जाना नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं है, लोग एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड छोड़ो पीयर टू पीयर एक्सचेंज भी कर रहे हैं विदाउट वरिंग अबाउट कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि उसकी अनोनिमस आइडेंटिटी है, विदाउट बीइंग ट्रैक्ड। चलो ये चीज़ की एक नेगेटिव साइड देखें तो एक है अनट्रेसेबिलिटी। उसका एक बेनिफिट भी है कि गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती, बट एक हिसाब से जैसे टैक्सेशन होता है तो उसमें जैसे टीडीएस का कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट आपकी इनकम ट्रेस कर सकती है। तो ये केस में टैक्स इवेजन्स, इवन टेररिज्म फंडिंग, स्कैम्स, ये सब में जो अनट्रेसेबिलिटी आती है तो उसका क्या सोल्यूशन है? टेररिज्म का मैं मान सकता हूँ कि अनट्रेसेबिलिटी है और उसका सोल्यूशन नहीं है और इसीलिए कई गवर्नमेंट्स अलाउड नहीं कर रही। लेकिन टैक्सेशन से पर्सपेक्टिव से आज ही कोलोराडो के गवर्नर ने बोला है कि हम लोग इस चीज़ का प्रॉपर टैक्स लेंगे, इसमें आप प्रॉपर ट्रांजैक्शंस करो, हम लोग, हमारा स्टेट अलाउ कर रहा है, इसके ऊपर प्रॉपर टैक्स है। जो बिडेन ने बोला है कि हर टैक्स, इसके लिए प्रॉपर आप कमिटी बैठाइए और इसके लिए प्रॉपर आप रेगुलेशंस बना के लेके आओ। यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा है आगे, यूक्रेन ने लीगल कर दिया है, उनको वैसे ही पैसों की ज़रूरत थी ड्यू टू द वॉर कमिंग इन। $60 मिलियन से ज़्यादा का डोनेशन उन लोगों को क्रिप्टो से मिल गया है। तो वो जो मिला है अभी डोनेशन, वो यूटिलाइज पब्लिक में कैसे होगा? आज की डेट में अगर हम दोनों के बीच में, हम लोग, इंडियन रुपी आपके पास है, इंडियन रुपी मेरे पास है, राइट। आपको इंडियन रुपी पर विश्वास है, मुझे भी है, तो मैं आपको, आपका शायद केबल का बिजनेस है, राइट, तो मैं आपसे सब्सक्रिप्शन खरीद लूंगा और मैं आपको इंडियन रुपी दूंगा, हो गया। व्हाट इफ दोनों लोगों को बिटकॉइन के ऊपर भरोसा है, राइट। तो जैसे ही बिटकॉइन के ऊपर भरोसा है अपने को, हम लोग उसी को यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। बट एक प्रॉब्लम जो हो रहा है कि बिटकॉइन का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वैसे ही काफ़ी सारे भी कॉइन्स आ गए, तो कौन सा एक्सेप्ट करे कौन सा ना करे? जैसे इंडियन सिनेरियो की बात करें तो अपना 121 करोड़ जितना तो पॉपुलेशन है, अगर 1000 कॉइन्स भी यहाँ पे कोई डेवलप कर दे तो भी एक दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा एक्सेप्ट होना चाहिए, किसका डिमांड ज़्यादा है, कि वो उसका वैल्यू जो प्राइस हम करते हैं एक कॉइन का, जैसे बिटकॉइन का अभी बात करें कि 30-40 लाख है, वैसे ही कोई यहाँ पर लेके आए तो उसका भी एक प्राइसिंग होगा, वो कैसे होगा, वो किसके कंट्रोल में होगा? गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली इसमें 5 चीज़ें याद रखनी है आपको। रोहस, R इज फॉर रेवेन्यू, O इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, H इज फॉर हिस्ट्री, A इज फॉर एल्गोरिदम, S इज फॉर सोर्स कोड। जैसे ऐसा बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट के लिए 1900s बिलोंग टू कैपिटलिस्ट, लाइक 20th सेंचुरी बिलोंग टू कैपिटलिस्ट, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इनोवेटर्स एंड प्रोग्रामर्स एंड क्रिएटर्स, राइट। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, आपको अपने किसी डेवलपर फ्रेंड के पास जाना है, राइट, और उससे कंसल्टिंग लेनी है या फिर डू योर ओन रिसर्च। दोनों अप्रोचेस ठीक है मेरे हिसाब से। रेवेन्यू, अगर कोई भी क्रिप्टो ला रहा है तो वो पैसे कैसे कमा रहा है उससे, राइट। तो जैसे इथेरियम है, तो उस पर अगर आप वेब3 से कुछ बनाते हो और लेट्स से एक लिंक्डइन का वेब3 वर्जन बनाते हो जिस पे से आपको, अगर मैं वहाँ जाके लिख रहा हूँ कि मैं गूगल का नया CEO हूँ, तो क्या मैं हूँ? लिंक्डइन पे तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि वो अलाउ कर देगा। व्हाट इफ हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मेरे फ्रेंड कार्तिक हैं, उनका प्लेटफॉर्म है स्प्रिंगवर्क्स, उन्होंने लिंक्डइन का वेब 3.0 वर्जन बनाया है। हमें वहाँ जाना है, जैसे ही आप अपलोड करोगे, जैसे ही आप लिखोगे कि मैं गूगल का नया CEO हूँ, गूगल का HR उस प्लेटफॉर्म पे आएगा, अपनी प्राइवेट की से साइन करेगा अगर आप गूगल के CEO हो तो।
आपका मैनेजर हु इज बेसिकली द चेयरमैन ऑफ गूगल, वो आएगा और बताएगा कि हाँ आपने सीईओ हो। तो प्लेटफॉर्म कैसे पैसे कमा रहा है? प्लेटफॉर्म ऐसे कैसे पैसे कमा रहा है कि लोग आ रहे हैं और प्लेटफॉर्म फी सबमिट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल के लिए, जेन्युइनिटी के लिए, कुछ कॉइन्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, ओके, स्प्रिंग टोकन्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्या उसने पहले सॉफ्टवेयर वेब 2.0 या वेब 1.0 में काम किया है? क्या उसके नाम पे कुछ एंड्रॉयड ऐप्स बोल रहे हैं? राइट, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन क्या है जिसने बनाई है? हिस्ट्री, इसके को फाउंडर्स कैसे हैं? वो लोग क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते हैं, फिनेंस जानते हैं, कोई भी डोमेन के बारे में नॉलेज जानते हैं? जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई वो एचआर डोमेन की प्रॉब्लम है। कोई भी लिख देता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अमेजॉन, मान लेते हो आप लोग, अमेजॉन के एचआर ने आके वहां साइन किया है कि हाँ ये हमारे यहाँ है। 30% पीपल फेक देयर क्रेडेंशियल्स ऑन जॉब पोर्टल्स, राइट? और उसकी वजह से एचआर को कितनी प्रॉब्लम होती है हमें ही मालूम है। 4 नंबर, अल्गोरिदम्स, हिस्ट्री एंड अल्गोरिदम्स। बेसिकली इन लोगों की हिस्ट्री क्या है? को फाउंडर्स की, ये पहले किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर पाए हैं? बहुत ज़्यादा पुराना आर्ट नहीं है ये, 40 साल पुराना आर्ट है, राइट? कोई भी क्लेम कर देता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आपने किया क्या है? मैं आपका काम कहाँ देखूँ? बताना पड़ेगा कहाँ काम किया है। ओरेकल में किया है, गूगल में किया है, कॉग्निजेंट में किया है, स्टार्टअप किया है, क्या कुछ बनाओ ना। उसकी वेबसाइट जाके देखो, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाके देखो क्या किया है, उसका गिट जाके देखो। गिटहब एक ऐसी जगह है जहाँ हर कंट्रीब्यूटर अपने बारे में अच्छी अच्छी रिपोजिटरीज अपलोड करता है जिस पर उसने काम किया है। एस इज फॉर सोर्स कोड। कोई भी क्रिप्टो चलता है किसी सोर्स कोड पे चलता है, राइट? आप देखो वो सोर्स कोड कितना रोज अपडेट हो रहा है, क्योंकि हर अगर कोई भी छोटा क्रिप्टो भी हो उसमें भी 10 डेवलपर तो काम कर ही रहे होंगे, राइट? और वो कितना फ्रीक्वेंटली कोड अपलोड हो रहा है, वो कितना फ्रीक्वेंटली वो लोग कोड में चेंजेस ला रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली वो लोग बग सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट? इसको बोलते हैं रोहस। ये हमेशा याद रखना है, इससे आप लोग कभी गलती नहीं करोगे किसी भी क्रिप्टो को जज करने में। तो एक इसमें प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, जैसे हम 3 बैठे हैं, हर्ष वहाँ बैठा है, तो हम चारों लोग क्रिप्टो लेके आए इन वेरियस फील्ड्स। सपोज रियल एस्टेट में ही लेके आए, रियल एस्टेट में हम चारों का ही क्रिप्टो है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी? जैसे एक तो अपना कैश में और जो चेक नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है वैसे डीलिंग हो रहा है, फिर हम लोग उसमें कर रहे हैं कि 4 क्रिप्टोस, तो गवर्नमेंट का मतलब जो अथॉरिटी है या पावर भी जिससे बोले वो ही एक तो चला जाएगा, तो वो क्यों ऐसा अलाउ करेगी, या अलाउ करेगी तो क्यों करना चाहिए ऐसा? देखिए इसमें क्या होगा, देखो दुबई ने खुद की ब्लॉकचेन मिनिस्ट्री खोल दी, राइट? वो लोग तो हर चीज़ में हमसे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, लेकिन इस चीज़ में वो लोग इतने खुले क्यों हैं? उनके किंग ने क्लियर बोल दिया कि आप लोग 80-90% ट्रांजैक्शंस 2022 तक ब्लॉकचेन पे ही करो। अगर वो लोग फाइनेंशियल सिटी हैं दुनिया की, जहाँ पे दुनिया का सारा पैसा घूम रहा है, ये रियलिटी है, राइट? अगर वो हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, आप आके हमारे यहाँ आपका पैसा लगाओ। तो अगर एज अ पर्सन, क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और यहाँ पे आके अगर आप चाहते हो इन्वेस्टर्स ओपनली अपना पैसा लगाएं और देख पाएं, डीफाई करके एक कॉन्सेप्ट आता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। उसमें क्या होता है, लोग लोन ले सकते हैं बाय स्टेकिंग देयर क्रिप्टो, मतलब आपकी क्रिप्टो कोलेटरल की तरह यूज हो जाएगी और उसके बदले वो लोग आपको लोन देंगे। तो एक प्लेटफॉर्म है आवे करके, जो कि यही है प्लेटफॉर्म पे लोन लेने के लिए। व्हाट इफ इंडियन लोगों को अपने सिविल स्कोर के ऊपर लोन्स मिल जाएं बाहर से और यहाँ के लोग बिजनेसेस करना चाहें? क्या बुराई है कि अगर कोई वहाँ पे बैठा छोटा मोटा बिजनेस करने वाला यहाँ के एक बिजनेस को लोन देना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सैलरीज अच्छी होती हैं, $2 लाख, $3 लाख, $1 मिलियन, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैलिबर्स। व्हाट इफ वहाँ पे से कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे? ज़रूरी नहीं है कोई वेंचर कैपिटलिस्ट ही आए, अगर कोई छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर जो जीआईडीसी में अपनी कंपनी चालू करना चाहता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक, व्हाट इफ ही अपना प्लान क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे अपलोड करे, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को जेन्युइन लगे, लोग उसको वहां से फंडिंग दें, वो रिटर्न कमा के लोगों को आउटपुट दे, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? तो जो कि 2-3 महीने का प्रोसेस है लोन मिलने का, 2-3 महीने का प्रोसेस है अलग अलग लोगों से फंडिंग लेने का, व्हाट इफ ये पूरा प्रोसेस चेंज होके इतना स्ट्रीमलाइन हो जाए कि हम लोग एक तो बंदा है जिसके पास पैसा है, उसको पैसा लगाना है, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसको पैसे की जरूरत है, उसके पास प्लान है, उसके पास लेबर को मैनेज करने की स्किल है, उसको पैसे की भी जरूरत है। आप दोनों लोगों को कनेक्ट करा दो एक प्लेटफॉर्म पे, पैसा देने वाले से देने वाले का काम हो गया, लेने वाले से काम कर दिया, उसने कुछ प्रोडक्शन किया, उसमें से जो आउटपुट आया
उसने इसको इंटरेस्ट पे पैसा वापस किया, राइट, बेस्ड अपॉन दैट उसने उसके आईसीओ खरीद लिया, स्टेक बना दिया और स्टेक करके वापस खींच लिया। कितना आसान है, कोई सेबी बीच में नहीं आई, ना कोई निफ्टी बीच में आई, ना कोई सेंसेक्स बीच में आया, ना कोई आईपीओ बीच में आया, कुछ भी नहीं। ये इतना शॉर्ट प्रोसेस है कॉइन्स क्रिप्टो बना के लाइव करने का। छोटा मोटा डेवलपर आप पकड़ लो क्रिप्टो का, वो भी आपके लिए ये सब काम सिखा के आपको कर सकता है। बट उसमें फिर ये सेम प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा कि ट्रस्ट कि रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो देने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप एंटरप्रेन्योर हो, ये सपोज आपको फंड कर रहा है, आप इंडिया में हो, ये दुबई में, पर वो पैसा तो आपके पर ही लगा रहा है। तो सपोज अभी आप रिटर्न नहीं दे पाए या जो नॉर्मली हो रहा है, तो यूजुअली सेबी और उनका जो रेगुलेशन होता है कि भाई इतना लिमिट यहाँ होना पे भी चाहिए। कोलेटरल ऑलरेडी इन्वॉल्व है, वो मुझे ऐसी लोन नहीं दे रहा, मेरे पर मेहरबानी नहीं कर रहा है। मेरे पास जो क्रिप्टो है वो ऑलरेडी मैं प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट कर रहा हूँ ओके कि ये मेरे कोलेटरल हैं। अगर मैं 2 इथेरियम सबमिट करूंगा तो 2 इथेरियम की जो उस दिन वैल्यू है उसके बदले के वो 1.6 इथेरियम का लोन ही वो मुझे दे पाएगा, राइट। तो जिस टाइम पे सपोज कोई एंटरप्रेन्योर ने आपको फंड दिया था, वो टाइम उसका टाइम स्टैम्प भी लग गया था। Correct. वो रिकॉर्ड है। करेक्ट, वो रिकॉर्ड है। और अगर मैं पैसा वापस नहीं कर पाया तो जो मेरे कोलेटरल जो मैंने डीफाई प्लेटफॉर्म के अंदर स्टोर किए हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में चले जाएंगे, राइट। क्योंकि अगर उसने मुझे दो इथेरियम के बदले 1.6 इथेरियम का लोन दिया था तो उसको तो 2 इथेरियम मिलने वाले हैं वापस, राइट। ही विल नेवर बी इन लॉस। और अगर मैंने सही टाइम पे पैसा वापस कर दिया तो मेरे कोलेटरल मेरी वापस आ जाएगी और प्लस मेरा प्रॉफिट तो मेरा प्रॉफिट है ही। जो बैंक कर रही थी वही क्रिप्टो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कोड चल रहा है, पता चला, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ कोई बंदा नहीं बैठा है, यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं बैठा है जिसको आप करप्ट कर सको, राइट। तो ये जो प्रोसेस है लोगों से डील करना इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। कंसल्टिंग इज ऑलवेज अ पीपल्स प्रॉब्लम, हमेशा याद रखिए। सब लोग, मैंने जैसे क्रिप्टो पढ़ा, मैंने जैसे व्हाइट पेपर पढ़ा, सब लोग मेरे से, बहुत लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन क्यों मेरे से पास आ रहे हैं लोग, या फिर क्यों आप लोगों ने मुझे बुलाया? क्योंकि कंसल्टिंग इज ऑलवेज अ पीपल्स प्रॉब्लम। आपको चाहिए यार ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतनी सारी कंपनीज अगर बुला रही हैं तो ये काम की चीज़ है, तो आपने मुझे बुलाया। लोगों से डील करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट। मैं कितने लोगों को समझाता हूँ तो भी लोग समझते नहीं है। एट द सेम टाइम व्हाट इफ मैं करके दिखा दूँ, इसलिए मैं हर ट्रांजैक्शन करके दिखा देता हूँ। और वो जो बीच में प्लेटफॉर्म है वो मुझे क्यों करने दे रहा है? क्योंकि वहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है, वो सिस्टम है जो कि एक प्रोग्रामर ने लिख के कमिट कर दिया। हम लोगों ने उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, मैनुअल पढ़ा और हमने यूज़ करना शुरू किया। इट इज़ एज गुड एज दैट जब पहली बार आपके घर में टीवी आता है, पहली बार आपके घर में पीसी आता है, आप लोग उसका मैनुअल पढ़ते हो, लैपटॉप का मैनुअल पढ़ते हो, इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो। मेरे एक प्रोग्रामर के लिए जो भी जिसने प्लेटफॉर्म बनाया है उसका प्रोग्राम देखना है, क्या ये जेन्युइन है, क्या इसमें रोहस फॉलो हो रहा है, क्या इसमें पूरा जो सॉफ्टवेयर बनाया है क्या इसने एम्पैथी ध्यान में रखा है, इसका आइडिएशन क्या है, इसका प्रोटोटाइप क्या है, इसको फंडिंग कौन से लोगों ने दिया है, वो सब जेन्युइन है अगर तो लगाओ ना, यूज़ करो ना। पर अब अनुभव, जैसे आपने रोहस के बारे में समझाया, इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इंक्लूडिंग है, जैसे एल्गोरिथम्स, हिस्ट्री, पास्ट में उन्होंने कैसे वेब 2 और वेब 1 में काम किए हैं। आइडियली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाला बंदा ये चीज़ समझ नहीं पाएगा। और जैसे लेटली क्रिप्टो कुछ बहुत क्रैश भी हो रहे हैं, जैसे अपना टेरा लूना $105 की रेंज से 0.0004 पर आ गया, डिस्पाइट क्लेमिंग के इट्स अ स्टेबल कॉइन। तो इज इट अ टाइप ऑफ स्कैम? और जनरल पब्लिक जो टेक्निकल बैकग्राउंड से ना हो और जिसको रोहस का ज़्यादा समझ ना पड़े, क्योंकि देखो अब 105 से 0.00 तक आने में मतलब जो मेन उसका होगा प्रमोटर, उसने पूरा डंप कर दिया होगा एक साथ, तो ही इतने परसेंटेज में गिरा होगा। तो अब कोई नॉर्मल बंदा है जिसको रोहस टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, तो वो रोहस कैसे यूज़ कर सकता है ये सब स्टडी करने के लिए? आशीर्वाद, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, राइट? आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो। मैं आपको डिबेंचर्स के बारे में पूछूं, आपको पता होगा? नहीं, मतलब आपको डेरिवेटिव्स के बारे में पता होगा, फ्यूचर्स के बारे में पता होगा, लेकिन नियमित को मालूम होगा। नियमित, क्या आपको मर्केल्ट्री के बारे में मालूम होगा? क्या आपको इंग्लिश के बारे में मालूम होगा? जैसे स्टॉक्स का जब होता है, जब आप डिबेंचर्स खरीदते हो, डेरिवेटिव्स खरीदते हो, क्या अपने सीए फ्रेंड के पास जाते हो कि नहीं? अपने अकाउंटिंग वाले बंदे के पास जाते हो कि नहीं? और स्टॉक्स तो इतना ज़्यादा चलता है अपने यहाँ,
तो भी अनफॉर्चुनेटली खाली 4% इंडिया इन्वॉल्व है उसके अंदर, हम्म। राइट। और स्टॉक कितना पुराना बिजनेस है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1900 से भी पुराना है, राइट। आप अपने अकाउंटिंग वाले फ्रेंड के पास जाते हो जब भी स्टॉक्स के बारे में बात करना है, सीए के पास जाते हो जब भी स्टॉक्स के बारे में बात करना है, राइट। दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू प्रोग्रामर्स। आपको एक टेक्निकल बंदे के पास जाना होगा जिसको डेवलपमेंट का बेसिक्स मालूम है। नॉन टेक्निकल पर्सन, नॉन अकाउंटिंग पर्सन या फिर नॉन कॉमर्शियल पर्सन चाह के भी स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब लेजर्स पढ़ने के बाद आपको एक बार बताओ क्या समझ में आया? मैं कई बार यही पूछता हूँ क्या समझ में आया। ऑल दिस इज फुल टू अकाउंटिंग। जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके घर पे वो जो अकाउंट स्टेटमेंट भेजती है जब आप खरीदते हो कोई भी स्टॉक्स, जब आप उसको पढ़ने बैठो, जस्ट कितना पता चल रहा है क्या होता है, फेस वैल्यू क्या है, कैश वैल्यू क्या है, कैश बुक किधर है, कुछ भी एक नॉन अकाउंटिंग वाले बंदे को समझ में नहीं आता, राइट। इस बार गिनती थोड़ी अलग हो गई है। इस बार क्या देखना है? सोर्स कोड देखना है, राइट। एक किसी भी अकाउंटेंट को आप पकड़ा दो वो चीज, वो बिल्कुल बेसिक करके आपको अकाउंट स्टेटमेंट समझा देगा। इस बार क्या है? व्हाइट पेपर किसके ऊपर बेस्ड है? एल्गोरिथम। किसी भी प्रोग्रामर को बता दो, वो फट करके बता देगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं, राइट। तो वो तब अकाउंटेंट्स को कंसल्ट करते थे, इस बार प्रोग्रामर से कंसल्टेंट्स। पता चला भले नॉन टेक्निकल पीपल आप बोल रहे हो, लास्ट टाइम भी नॉन अकाउंटिंग पीपल या फिर नॉन टेक्निकल पीपल ऑफ कॉमर्स फील्ड वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट। यार कुछ हो गया तो क्या, लेकिन आपको प्रॉपर अंदाजा है फाइनेंशियल पैरामीटर्स का, तो आप लोग रिस्क फ्री करके, मतलब यार ये रिस्क है लेकिन मतलब जब मैंने दिमाग लगाया मेरे हिसाब से रिस्क नहीं है, तो ये कंपनी ग्रो ही करने वाली है। एक तरह का स्टॉक का एक वॉरेन बुफे हमेशा बोलते हैं कि व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक, राइट। अगर स्टॉक की वैल्यू 5 रुपए है और आज की डेट में वो आपको 3 में मिल रहा है तो खरीदो ना, राइट। सस्ते में मिल रहा है तो वो वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो रोहस क्या करता है? वैल्यू निकाल के देता है आपको। तो रोहस को हम डिवाइड करते हैं और वो एक किसी भी चीज का हम लोगों को उस स्टॉक का वैल्यू उस क्रिप्टो स्टॉक का वैल्यू निकाल के देता है और उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, समझ में? तो जब कार्डानो मैटिक, अब देखो मैटिक नेटवर्क का मैं एग्जांपल लूंगा, वो क्या कर रहा है? इथेरियम का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा गैस फी ओरिएंटेड है और उसमें आपको इन्वेस्ट करना हो तो भी आपको गैस जब निकालना हो ना तो भी 5000 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे इन्वेस्ट करके जब निकालना हो, क्योंकि उसकी गैस फी जिसके ऊपर इथेरियम चलता है वो बहुत हाई है। वो क्या कर रहा है? लेयर 2 ब्लॉकचेन बना रहा है, पॉलीगॉन वाला। अपने डीडीआईटी नडियाद के यन जयंती जो है, मैं उनको जानता हूँ, वो को फाउंडर है पॉलीगॉन नेटवर्क्स में, और उन्होंने एक ऐसा लेयर 2 सोल्यूशन बनाया है। लेयर 2 मीन्स क्या? वो लोगों ने स्नॉर सिग्नेचर करके एक कॉन्सेप्ट आता है कंप्यूटर साइंस में, उन लोगों ने वो सब यूज किया है। उन लोगों ने लेयर 2 ब्लॉकचेन मीन्स गैस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, कुछ पैसे में गैस आ रहा है। जो 5000 रुपए है अभी 10 पैसा 15 पैसा में आ गया वो, तो निकालना बहुत आसान है उसमें से, पता चला? तो मतलब नॉर्मल अगर बोलने जाए तो मतलब एग्जिट के टाइम पे जो ट्रांजैक्शन का फी देना पड़ रहा है वो बहुत कम हो गया। करेक्ट। व्हाट इफ आपका प्रॉफिट 2000 रुपए है लेकिन आपको देना 5000 पड़ रहा है, 5000 तो पड़ रहा है। वो तो बहुत, तो उसकी वजह से पॉलीगॉन इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। तो अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस आते हैं इसमें, लेयर 1 लेयर 2। तो आप जब किसी भी कंप्यूटर साइंस वाले बंदे को पूछोगे जो कि आपका फ्रेंड है और जो जानता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो जानता है थोड़ा बहुत यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, उसको पूछो, ही हैज टू बी योर कंसल्टेंट, कितना जेन्युइन है ये, राइट। तो पहले अकाउंटिंग वालों की चल रही थी, इस बार कंसल्टेंट्स हैं प्रोग्रामर्स, राइट। या ये टेरा लूना वाला आप गुड क्वेश्चन। हाँ, तो टेरा लूना वाले का क्या है कि अब आप बोल रहे हो कि वो स्टेबल कॉइन है, यहीं पे अपन गलती कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन्स मींस जैसे यूएस डॉलर टेदर है, वो स्टेबल कॉइन है, stable है। वो पैक्ड है, इसको बोलते हैं डॉलर के पैक्ड। साथ pegged। वो पैक्ड है यूएस डॉलर के साथ। कैसे पता? आपने व्हाइट पेपर खोल के देखा? आपने नहीं, मैंने देखा, और मैंने जब देखा सोर्स कोड तब वो ओरेकल के थ्रू जा रहा है, यूएस डॉलर का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से प्राइस पता करके आ रहा है एपीआई के थ्रू, और वापस करके ला रहा है और यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर रहा है, राइट। ये जो पूरा सर्कल मैंने बताया आपको, ये मैंने चला के देखा, सिर्फ बताने के लिए नहीं, ये मैंने चला के देखा। टेरा लूना अल्गोरिदम्स यूज कर रहा है, वो यूएस डॉलर से बैक ही नहीं हो रहा। एक ऐसा रैंडम अल्गोरिदम है जो कि यूएस डॉलर के रेशियो से बैक्ड है, पता चला? कभी वो $1 भी हो सकता है, वो 1.5 भी हो सकता है, वो 1.5 भी हो सकता है, वो 166 था, वो 1600 तक गया, राइट। हुआ क्या? एकदम से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े। हाँ, वो कुछ
राइट। 100 bps बढ़ गया, Right. 250 bps बढ़ गया तो लोगों को फायदा दिखा, उन्होंने बोला छोड़ो इसमें से बाहर निकालो, राइट। एक देखो मार्केट इमोशंस पे चलता है, क्रिप्टो मार्केट भी इमोशंस पे चलता है। भले एक आदमी जैसे जैसे निकालना शुरू किया एकदम से उसका मार्केट शेयर कम होना शुरू किया, राइट। कुछ प्रमोटर्स ने भी निकालना शुरू किया, बेचना शुरू किया, बेचना। $40 बिलियन का कैप था उसका, लोगों ने निकाल निकाल के बेचना शुरू किया, एकदम से देखो कितना कम हो गया। वो यूएस डॉलर से बैक था ही नहीं। आप अगर एल्गोरिथम पढ़ के देखो, आप उसका व्हाइट पेपर खोल के देखो, वो यूएस डॉलर से बैक है ही नहीं। वो एक एल्गोरिथम से बेस्ड है जो कि यूएसडीटी से लिंक्ड है, वो फुल्ली यूएस डॉलर टेदर से बैक्ड है ही नहीं। अब ये कैसे पता लग गया? रोहस, राइट। जिसका रोहस जितना क्लियर है वो कम गलतियां करेगा इसमें। तो अभी एक चीज़ करते हैं कि मैं गवर्नमेंट की साइड से बोलता हूँ, आप जैसा नॉर्मली बोल रहे हैं वैसे, कि गवर्नमेंट भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने का सोच रहा है। उसमें भी वो बोल रहे हैं कि उसमें भी 2 लेयर्स होंगे, एक की बैंक थ्रू जो नॉर्मली जाएगा, दूसरा वो डायरेक्ट देगा, एक जो होलसेल है, दूसरा रिटेल है। और काफ़ी जैसे राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो वो अपोज कर रहा है कि जैसे वो अथॉरिटी कोई गवर्नमेंट क्यों जाने देगी। काफ़ी कंट्रीज़ जैसे एल सेल्वाडोर है जिसने एक्सेप्ट किया, यूक्रेन ने भी वॉर के टाइम पे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया क्रिप्टो। तो अभी चाइना भी खुद का युआन का क्रिप्टो लेके आ रहा है, इंडिया भी सोच रहा है और दूसरी कंट्रीज़ भी सोच रही है जो एनोनिमिटी प्रोवाइड करने का बोल रहे हैं। तो उसमें अभी जो नॉर्मल कोडिंग में या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो लोग बोल रहे हैं कि जो अभी चल रहा है, जो सतोशी लेके आया था वैसे इंडिविजुअल फॉर्म में ही आना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सपोज गवर्नमेंट लेके आए तो क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट लेके आ सकती है, लेकिन क्रिप्टो का पर्पस क्या है? इंडिपेंडेंट, कोई सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट यहीं पे तो गलती कर रही है। आप ला क्यों रहे हो? ताकि आप ट्रेस कर पाओ। पर ट्रेस की बात करें तो एक रैंसमवेयर हुआ था यूएस में, जो पाइपलाइन, पूरा गैस का पाइपलाइन रैंसमवेयर हुआ था, उन लोग ने बिटकॉइंस ही मांगे थे। तो वो भी एफबीआई ने वापस ट्रेस करके वो हैकर्स को भी पकड़ लिया था। तो वो कैसे फिर हुआ? वो एक तरह का ट्रैप बिछाना पड़ता है कि इस टाइम पे इस नेटवर्क से कौन एक्टिव है, राइट। तो वो तो अलग ही है। वो लोग हैं जिनको जो इंटरनेट चला रहे हैं, राइट। यू कांट एक्सपेक्ट टू गो टू एफबीआई टू ट्रेस देम। छोटी छोटी चीज़ों के लिए एफबीआई पे जाओगे क्या? क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन तो सब लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे। एफबीआई वो लोग हैं जो मतलब जिन यूएस आर्मी ने जब इंटरनेट ढूंढा तब से उन लोगों के पास ऐसे ऐसे एक्सेसेस हैं जो कि मार्क ज़करबर्ग जैसे को कॉन्फ्रेंस में लाके बिठा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ, वो ऐसा पूछ सकते हैं उससे। तो एफबीआई वो लोग हैं जिनके पास पूरा दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है। और उन क्रिप्टो हैकर्स ने बहुत अच्छा गेम खेला रैंसमवेयर के साथ। जब जैसे उन्होंने बिटकॉइन मांगे, वो छोटा सा गलती हो गया उनसे नेटवर्क वल्नरेबिलिटी का, उसकी वजह से वो लोग पकड़े गए हैं। देखो हर चोर कभी ना कभी पकड़ा जा सकता है, राइट। बहुत रिस्की गेम है ये। उन्होंने पकड़ लिया। क्या इंडियन गवर्नमेंट इतनी सक्षम है कि वो वहां जाके पकड़ सके? नहीं, राइट। क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सतोशी यही नहीं चाहता था कि कोई भी सेंटर कैसे बन सकता है, हम लोग तो सब इक्वल है, राइट। सो नोबडी लाइक वेस्ट इज प्रिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, और वो ये नहीं चाहता था। और यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट खुद कर दे, गवर्नमेंट आज की डेट में नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड भी इतना स्टेबिलिटी से नहीं चला पा रही है सारी बैंक्स के साथ, और क्रिप्टो समझ के इंप्लीमेंट करने में अभी बहुत देर है। बट यूपीआई उतना ही अच्छे से चल रहा है, आपको लगता है? कितने कभी डिस्कवरी चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि इंडिया की बैंकिंग स्कैम्स के ऊपर है। कितनी बार फोन आता है कि ओटीपी आ गया है, आप मुझे बता सकते हैं आपका ओटीपी क्या है? गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट कर पा रही है? आप लोग जब अपना आधार कार्ड अपलोड करते हो, कभी गलती से गूगल सर्च मार के देखना अपने नाम से और उसके इमेज सर्च में जाना, आपका आधार कार्ड आपको दिख जाएगा। और न केवल आपके आधार कार्ड से आपका आधार आईडी अटैच्ड है, वो चाहे तो आपका व्हाट्सएप पर डीपी देख सकता है। बीच में एक मिनिस्टर साहब ने बोला था कि आधार अगर एक्सपोज हो गया तो हो भी क्या जाएगा। थोड़ी देर में जो ट्विटर का जो नीचे से नेटिजन थे, उन लोगों ने जब कमेंट्स डालना शुरू किया कि देखो आपकी बेटी आपके डीपी में है। आधार इज एक्चुअली लिंक टू योर फोन, राइट। इट इज लिंक टू योर फिंगरप्रिंट। आधार क्या, बहुत कुछ गया आपका।
बैंकिंग डिटेल भी गए, राइट? गवर्नमेंट इस चीज को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रही है। आपकी गाइडलाइंस इस रोज जो 500 रुपए से 500 से लेके 50,000 के बीच का जो चोरी हो रहा है रोज, उसका सिर्फ आप नंबर देखो ना, उस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स विच आर कमिंग इन, उसका फिगर भी रोज का करोड़ों का है। उस चीज को आप लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं कि कुछ लड़के वेस्टर्न यूपी में बैठ के, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही जो इंजीनियर्स हैं, उन लोगों ने बैठ के इस डिस्कवरी चैनल की बताया है उन्होंने कि हाउ आर स्कैम्स टेकिंग प्लेस। कुछ 10 बंदे बैठ के फोन लगा रहे हैं आपके आधार कार्ड देख के कि ओटीपी है, ओटीपी आया है होगा, और वो 500 रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा है जो कि डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा है, और तुरंत ऑन द स्पॉट जाके वो अपना सिम कार्ड चेंज कर रहा है और आधार डिसेबल कर दे रहा है। ऐसे करके रोज वो लोग रोज के 5-5 हजार रुपए के गल्ले हो गए हैं वहां पे। अगर हम लोग वो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं बेसिक चीजें बैंकिंग में, जो कि पूरा आप ट्रेस नहीं, आपने पूरा बनाया है, तो आप क्रिप्टो इंप्लीमेंट करने का तो छोड़ दो यार, पहले इसको ठीक करो। कभी यूएस में ऐसे स्कैम्स करना आसान नहीं है। पहली बात तो बैंकिंग सिस्टम्स भले ही इंटरेस्ट दे नहीं रहे, लेकिन पैसा सेफ रख रहे हैं आपका। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि क्रिप्टो ही इसका सोल्यूशन निकले। क्रिप्टो इसका सोल्यूशन निकल सकता है, प्रोवाइडेड आप उसको पॉजिटिवली यूज करो। आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज इससे मैं लोगों को ट्रैक करना चाहता हूँ, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। नहीं, जैसे सेंट्रल बैंक बोल रही है, एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो 2-3 दिन लगते हैं करने में, वो तो 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, एक वो पर्पस वो बोल रहे हैं। दूसरा कि एनोनिमिटी रख रहे हैं, तो वो आपका ट्रेसेबिलिटी वाला भी एक प्रॉब्लम, कि आप कैश यूज़ कर रहे हो वैसे ही। तो मेजर तो पोर्शन वही है कि भाई आप अच्छे से नॉर्मल, जैसे अगर मैं स्टेबल कॉइन की बात करें, तो जैसे अगर पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में अभी ऐसा चल रहा है कि डी-डॉलराइजेशन करना है, कि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम होना चाहिए, और अगर हम स्टेबल कॉइन्स पे ही जाए जो डॉलर के पैक्ड हो, ना कि कोई और करेंसी, तो आप डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हो, हाँ राइट? लेकिन व्हाट इफ मैं बोलूँ इंडियन रुपी से पैक्ड हो, पता चला स्टेबल कॉइन है तो किसी भी करेंसी तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी ला सकती है कि वो डायरेक्टली रुपी से ही पैक्ड हो। डेफिनेटली मैं उन लोगों को, मतलब कोई भी, आई विल बी हैप्पी टू बी द कंसल्टेंट्स। लाइक अगर कुछ डाउट है, मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं वो, जो कि वो लोग हायर करेंगे, आई एम डेफिनेटली विद देम। लेकिन पीपल शुड बी फीलिंग मोर बाय यूजिंग दीज फंक्शनैलिटीज, उनकी लाइफ बेटर होनी चाहिए, राइट? न केवल आप उनको ट्रैक करके आप उनकी चीज़ें बिगाड़ दो और आप उन पर टैक्सेशन डाल दो, वो सब तो है, खैर दैट इज योर, मैं आपको रोक भी नहीं पाऊंगा, राइट? हु एम आई? लेकिन अगर आपका विजन ये है कि इंडियन आज की डेट में अगर यूज करें, व्हाट इफ 2008 में आपको मौका मिला होता ट्विटर में इन्वेस्ट करने का, क्या हमारे पास कोई तरीका था? पहले ये बताओ, ट्विटर में इन्वेस्ट करने का। आज यू वुड हैव मोर देन 10,000 टाइम्स रिटर्न। उस टाइम पे कोई तरीका था आपके पास ट्विटर में इन्वेस्ट करने का, अगर आपके पास इंडियन बैंक में अकाउंट है तो? नहीं। आज है। कौन कर रहा है? वेस्ट कर रहा है, जीरोडा कर रहा है। आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। फिलहाल ही अभी एनएससी लेके आया था। एनएससी लेके आया है। आप चाह के यहाँ से बैठ के इन्वेस्टको से वहाँ के फंड्स में करो ना इन्वेस्ट। ये सब क्या है? फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब क्या है? इंडियन गवर्नमेंट लेके आई अपने लाइफ सुधारने के लिए। क्रिप्टो लाओ लोगों की लाइफ सुधारने के लिए। अगर उस टाइम पे भी इंडियन लोगों के पास पैसा तो था ही ना, अगर उन्होंने उस टाइम पे ट्विटर में लगाया होता तो आज हमें भी तो उसका एडवांटेज मिल रहा होता। तो इसमें क्या है कि क्रिप्टो आया है तो कॉइन DCX और वजीर ये लोग आ रहे हैं, और उन लोगों ने ये किया कि आप क्रिप्टो खरीद सको। पहले तो कोई था भी नहीं, सिर्फ ज़ेप्पे था। आजकल मैं ज़ेप्पे वालों के साथ भी काम कर रहा हूँ। उन लोगों से जब बात होता है, वो लोग क्या करते थे, 500 बिटकॉइन लेके आते थे। बिटकॉइन का प्राइस क्या था? $10,000 उस टाइम पे। वो लोग 12,000 में बेचते थे। हर बिटकॉइन पे वो लोग 1,40,000 रुपये कमाते थे, राइट? अपने ही लोग अपने वालों को लूट रहे थे। अब एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, आपको रेट टू रेट दे रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम है, राइट? ऐसा कुछ करो कि यहाँ का आदमी वहाँ पे इन्वेस्ट करे और वहाँ का आदमी यहाँ वालों को लोन दे, क्योंकि ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, उनको भी आउटपुट मिले, अपने भी इकोनॉमी बढ़े। आज की डेट में अगर लोगों के पास यहाँ पे 50 लाख और 1 CR के पैकेजेस मिल रहे हैं प्रोग्रामर को, वो प्रोग्रामर की कैपेबिलिटी बाद में है, पहले वो इतना ज़्यादा लिक्विडिटी पंप हो रहा है मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, उसकी वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। क्रिप्टो वैसी अपॉर्चुनिटीज को 10x कर देगा, 12x कर देगा, 20x कर देगा। उसकी वजह से अपनी इकोनॉमी और फास्ट ग्रो करेगी। न केवल ये, ऐसा नहीं करना है कि चाइना से बिटकॉइन लेके आने हैं और यहाँ पे आके वेंडर्स की तरह बेचने हैं। वो पैसा किसको जा रहा है? चाइना को जा रहा है, राइट?
तो ये सब बंद होना चाहिए। इंडोजीनियस प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, इसमें अपने जैसे सॉफ्टवेयर बिजनेस था, आज की डेट में 3 लाख करोड़ का बिजनेस, छोटी छोटी सॉफ्ट मतलब सिर्फ आप बैंगलोर का बिजनेस देखो ना, वो इससे ज़्यादा है छोटे छोटे आईटी पार्क्स में। क्यों? क्योंकि अपने पास लोग हैं, राइट? अपने पास लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं। वहाँ उनके पास क्या है, 1:75 का रेशियो है। वो लोग जहाँ पे एक चीज़ खर्च करते हैं ना, वहाँ मतलब जिस चीज़ के लिए उनको $1 यहाँ पे खर्च करना है, उसके लिए उनको 300 खर्च करना पड़ता है। इसीलिए वो लोग इतना सस्ता है सॉफ्टवेयर का बिजनेस के यहाँ आ रहे हैं। व्हाट इफ मैं बोलूँ क्रिप्टो के एक्सचेंजेस, अगर माइक्रोसॉफ्ट का R&D सेंटर यहाँ लग सकता है, व्हाई नॉट क्रिप्टो का सेंटर यहाँ लग सकता है? अपने देश में क्रिप्टो को आगे बढ़ाने के लिए अपने पास लोग हैं, अपने पास समझदार लोग हैं, अपने पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है। 70% इंडिया का यूथ होता जा रहा है। अगर हम लोग लोगों को मौका देंगे इसमें निवेश करने का, इसके ऊपर काम करने का, क्योंकि फ्यूचर तो यही है सर। आप और मैं मिलके क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा इस चीज़ को। अभी तक कोई रोक पाया? 2008 में आया था, जिस स्पीड से ये जा रहा है उस स्पीड से तो कुछ गया ही नहीं आज तक। वो एडिसन का, जनरल इलेक्ट्रिक का ग्रोथ ऐसा नहीं है जैसा इजलो का ग्रोथ है। कोई भी फॉर्च्यून 500 का कंपनी, फेसबुक, कुछ से भी कंपेयर कर लो, इस चीज़ का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, उससे 100x है। सो कोई रोक नहीं पाएगा, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। जितना शक करोगे उतना टाइम वेस्ट करोगे। सही बोलूं? क्योंकि मैथ्स के ऊपर बेस्ड है, मैथ्स गलत नहीं हो सकती है। 2036 में इस चीज़ का प्राइस $1 मिलियन टच करेगा। प्रॉपर कैलकुलेशन है, मैं नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिशियंस कह रहे हैं। आज खरीद लो, मैं बोल रहा हूँ। बिटकॉइन, इथेरियम, BAT, पॉलीगॉन, ये सब बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। अपने प्रोग्रामर फ्रेंड्स से पूछो, वाइट पेपर्स रेफर करो। बिल्कुल रोहास जहाँ सेटिस्फाई हो रहा है वहाँ पैसा लगाइए आप लोग। इमेजिन करिए आप लोगों ने निफ्टी 50 में 25 साल पहले इन्वेस्ट किया होता। जिन लोगों ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया उनका 58 करोड़ रिटर्न है, और जिन लोगों ने FDs में किया उन लोगों का 32 लाख रिटर्न है, राइट? तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। पर अनुभव, ये चीज़ में आज कोई भी क्रिप्टो देखे तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बात करो, जब मैं US में था तब जनवरी में मैंने $400 के डोजकॉइन लिए थे। अब जनवरी से लेके मार्च एंड तक 350, 360, 370, 300 भी आ गया था। फिर मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई सोल्ड इट फॉर नो लॉस नो प्रॉफिट एट अराउंड 395 समथिंग। उसके विद इन अ वीक द प्राइस शॉट अप टू 10 times, not 10%, 10 times. Because I could have made $4,000 out of that $400. So इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है उसमें। लोग कितने लोग, ये तो चलो अपर साइड की थी, पर अभी जैसे मैंने आपको टेरा का बोला था, उस टाइम पे मार्केट चलता है इमोशंस के ऊपर। उस टाइम पे एलन ने बोल दिया था कि मैं टेस्ला में मैं क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने वाला हूँ। वो ट्वीट उसके पहले की थी। मैं उसका पूरा ट्विटर, जैसे मैं इलॉन मस्क का ट्वीट आता था, आई कुड सी द ग्राफ राइजिंग। करेक्ट। और वो ये ट्वीट उसके पहले का था। ओके। पर ये पॉइंट, चलो इलॉन मस्क इसका बैक करता था, वो ठीक है डॉजकॉइन का, बट आज कोई भी क्रिप्टो ले लो, इसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि लोग मिलियंस लूज भी कर रहे हैं और मिलियंस कमा भी रहे उसकी वजह से। और इतना हाई रिटर्न, 100% रिटर्न, 200,000% रिटर्न। अभी नॉर्मल बैंक्स या स्टॉक मार्केट में हम जब 15% रिटर्न से हम लोग खुश हो रहे, तो इसमें इतनी ज़्यादा रिटर्न्स है, किसी को तो लगता है कि ये बिलीव ही नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। और इतनी हाई वोलेटिलिटी में लोग डरते भी हैं, तो उसका क्या क्यों, कैसे फिर लोग उसको ट्रस्ट करेंगे इतनी हाई वोलेटिलिटी है? तो आपने रोहस फॉलो किया था? रोहस का एक और मतलब होता है, टेक अ सिप, बाय इन द डिप। सेम एज इन स्टॉक मार्केट जैसे करेक्ट। करते हैं। DYOR, टेक अ सिप, बाय इन द डिप। मैं स्टॉक मार्केट्स का इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। मेरा भाई स्टॉक ट्रेडर है, फुल टाइम है वो, मतलब उसके आई मीन देयर आर 50 क्लाइंट्स ही इज हैंडलिंग। उसका खुद का स्टॉक का वो है, और ही पहले शेर खान में काम किया है, तो मतलब मुझे मालूम है वो बिजनेस कैसे चलता है। बहुत हाई बिजनेस है। व्हाट डू यू थिंक, इफ अ कंपनी इज डूइंग गुड, उसका स्टॉक ऊपर जाएगा नेचुरली, या फिर इमोशन, या फिर पब्लिक डिसाइड कर ले तब जाएगा? पब्लिक डिसाइड करे तब जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कंपनी अच्छा कर रहा है इसलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है? इट इज नॉट लाइक दैट। ये तो पैटर्न है जो Correct. देखा हुआ भी है कि डिविडेंड डिक्लेयर, अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसका प्राइस करेक्ट ड्रॉप जाता है, राइट? तो सो दिस इज, इट इज नॉट बिजनेस। स्टॉक इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द कंपनी इज डूइंग।
आपको खोल के उनके लेजर्स की अकाउंट बुक्स देखनी है, कुछ पैरामीटर्स निकाल लेने हैं कि इसका रियल वैल्यू क्या है। वॉरेन बुफे का द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 13 ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं अकाउंटिंग का जानकार नहीं हूँ, लेकिन उसने 8-10 अच्छे पैरामीटर्स बताए हैं कि ये सब स्टडी करो, बैंक स्टेटमेंट्स मांगो, लिटरली मांगो, जाके मतलब पता लगाओ भाई, जेन्युइन इन्वेस्टर्स के पास जाओ, जाके पढ़ो। वो आपको लेजर्स के अंदर जाके पढ़ना है, जो स्टेटमेंट्स आए उसके कुछ पैरामीटर्स निकाल लो। उससे क्या होता है, कंपनी का रियल वैल्यू पता चल जाता है कि ये क्या है, इसका अगर एक स्टॉक एक शेयर कितने प्राइस का होगा, वो रियल कैलकुलेशंस दिए हुए हैं मार्केट के। अगर वो उसकी डिजायर्ड से लेके उसकी वैल्यू है 5 की और वो मिल रहा है लेट से 3 में, तो खरीदो। 1 में मिल रहा है, बहुत बढ़िया तरह से खरीदो, डाल के भूल जाओ, क्योंकि आपको मालूम है ये लोग ईमानदार लोग हैं। देखो बिजनेस में इट इज़ वेरी, हु इज आंसरेबल, बोलते हैं ना सीईओ के ऊपर कौन है, इन्वेस्टर है, ही इज द वन हु इज रिप्रेजेंटिंग। तो वो इन्वेस्टर वहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई हैं आपने वो फॉलो करनी है। इन पैरामीटर से पता चल जाता है कि किसी भी स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है, और उसके बाद जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, लाइक वॉरेन बुफे। तो खासकर बर्कशायर हाथवे, इन सब के आप जब ब्लॉग्स पढ़ोगे तब पता चलेगा कि यार ये स्टॉक तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, ये तो पूरा मतलब रोज का इट इज पूरा सट्टे के ऊपर भी चलता है, राइट। जब लोग डिसाइड कर ले तब बढ़ा दें, जब लोग डिसाइड कर ले तब घटा दें। लॉन्ग टर्म में क्या चलेगा, लॉन्ग टर्म में कंपनी का काम चलेगा, जो आपने बोला। शॉर्ट टर्म में इट इज ऑल अबाउट व्हाट द मार्केट, कुछ भी मनी इवेपोरेट हो जाएगा आपका, राइट। तो अगर लॉन्ग टर्म अभी जैसे बात करें, तो अगर कोई भी कंपनी, तो मेजॉरिटी अगर कॉइन्स और उसकी बात करें, या तो ऑर्गेनाइजेशन को काम लगेगा या गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को काम लगेगा। तो एक नॉर्मली होता है जो फाइनल एग्जिट बोलते हैं, जो आईपीओ होता है। तो इसमें भी एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है। तो वो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा और कैसे होगा पूरा? मैंने आपको बता दिया लिंक्डइन का वेब 3.0 वर्जन बनाना है। व्हाट इफ व्हाट्सएप का बोलूँ मैं, freelancer.com का बोलूँ, जितनी भी वेब 2 वेबसाइट है उनका वेब 3.0 वर्जन बनना पॉसिबल है। अब आप बोल रहे हो कि ये अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया तो अप्रिशिएट कैसे करोगे? आप बोल रहे हो कि यार अच्छा आइडिया है, तो इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो ये ले पैसा, हायर कर मेरे बदले डेवलपर्स, लेकिन मुझे इतने इक्विटी दे दो। तो मैं क्या बोलूँगा, निमित भाई आपने मुझे ऐसे टाइम पे हेल्प किया जब नोबडी इज हेल्पिंग मी, I will give you more number of shares, more number of coins at a very less price. At a less price, I will offer you intentionally, I will give you more coins. तो keep it with you. तो मतलब जैसे हुआ कि सपोज मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, उसको मैं कॉइन में पूरे कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मैं मार्केट में 25% जो मिनिमम लाना पड़ता है, तो मैं 25,000 कॉइन्स बाहर ऐसे पब्लिक को दे रहा हूँ, जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। करेक्ट, टोटल सप्लाई का, हाँ, टोटल सप्लाई। तो जो रिमेनिंग 75,000 बचे वो मेरे बहुत कम प्राइस में मिलेगा मुझे, या फिर जो 25,000 में जो जा रहा है वो कम प्राइस में? नहीं, जो आपने इनिशियली रिलीज किए हाँ। वो आपने बहुत कम प्राइस पे किए। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पैसे की जरूरत है, हाँ। आपको लोग हायर करने हैं, आपको प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपने इन्वेस्ट नहीं, आपने रिलीज कर दिया, वो लोगों ने खरीद भी लिए कम पैसे में, आपके पास पैसा आ गया, उस पैसे से यू डिड मोर बिजनेस, राइट। अब जब बढ़ता है स्टॉक का वैल्यू, तब ये जो गए उनका भी तो बढ़ेगा। हाँ। लोग बैठ ले। आईसीओ क्या है, जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट्स में हमने देखा होगा, कंपनीज आती हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है फॉर डूइंग मोर वर्क, फॉर एक्सपांडिंग द बिजनेस। या तो उनके पास ऑलरेडी अच्छा बिजनेस आइडिया है और उनके पास एक फोर्स है जो कि उनके साथ मिलके उस बिजनेस आइडिया पे काम करेगी। उनके पास फंडिंग नहीं है, ताकि वो बेसिकली लेट्स से आपको ब्रिजेस बनाने हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मिला है, आपके पास इंजीनियर्स हायर करने के पैसे नहीं है, आपका प्लान बहुत अच्छा, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है, आप वहाँ जाओगे और उनसे बात करोगे इन्वेस्टर से कि लुक एट दिस, ऐसे ऐसे करके है ये, लोग पैसा डालने को तैयार हैं, इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया, लेकिन आप उसके बाद आपको लगा तो भी पैसे का कमी पड़ रहा है, तो आप पब्लिक जाओगे। जब पब्लिक जाओगे तब आप लोग बताओगे कि इतने इतने लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्ट किया है और मेरा ये प्लान है। लोग आपके आईपीओ के पेपर्स देखेंगे, अगर अच्छा लगा, इंप्रेस हुए, तो वो लोग पैसा डालेंगे। कोई भी इन्वेस्टर पैसा क्यों दे रहा है? ये रिटर्न अच्छा मिलेगा, राइट। आपने अपनी जेन्युइनिटी बतानी है
कि हमारे पास ऐसे ऐसे इंजीनियर्स यहाँ से हायर करेंगे, ऐसे ऐसे काम होगा, ठीक कर लो। ये पूरा साइकिल बना। आईसीओ बिल्कुल ऐसा ही चलता है। आपको कुछ क्रिप्टो का बिजनेस करना है, आपको कुछ क्रिप्टो का करेंसी लॉन्च करना है, आपको डेवलपर्स हायर करने हैं, आप लोग को पीआर हायर करने हैं। तो जैसे आईपीओ होता है वैसे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है कि आप कम पैसे में, जैसे आईपीओ में भी बहुत कम पैसे में आपको स्टार्टिंग के शेयर्स मिल जाते हैं। और जिस इन्वेस्टर ने 10 रुपीज़ में खरीदा है और लिस्टिंग थोड़े दिन बाद लेट्स से 25 पे हुआ है, 25 पे लिस्टिंग हुआ, मतलब ऑन द स्पॉट 2.5 टाइम्स रिटर्न हो गया। लेकिन व्हाट इफ वो लॉन्ग टर्म पकड़ के रखे और आपकी कंपनी कुछ जेन्युइन अच्छा काम करे, हो सकता है कुछ लाइक 1-2 साल बाद 40 का रिटर्न आए, 40 का प्राइस हो जाए उसका। इतने सारे लोग आ गए, 10 का 40 1 ईयर में है, राइट? तो 4 गुना रिटर्न आ गया आपको, फाइन। ये जो क्या हुआ, आपने इसको होल्ड करके रखा, आपने 4x रिटर्न हो गया। अब जो 40 का जिस दिन वो खरीदेगा कोई, उसके लिए तो 40 प्राइस है बेस का, आपके लिए 4 गुना रिटर्न हो गया। तो आपने इनिशियली उन लोगों पर ट्रस्ट दिखाया ना यार, जब कोई नहीं दिखा रहा था तब आपने ट्रस्ट दिखाया। सिमिलरली आईसीओ में ऐसा ही होता है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ स्टार्टिंग के स्टॉक्स, बिकॉज दे नीड मनी टू रन देयर बिजनेस, स्टार्टिंग के दे रिलीज इट एट अ वेरी लो प्राइस। तो लेट्स से एनीलर्न है, कल उठ के मैं एनीलर्न का बिल्कुल आईसीओ लेके आऊं, लेइए ना। तो वो पॉसिबल है कि वो लेकिन आपको एनीलर्न व्हाइट के पेपर ना, दिखाना है, व्हाइट पेपर में मतलब लिखना है। वो पूरा एक व्हाइट पेपर प्रॉपर बना के कि भाई क्यों करना है, जैसे पूरा आईपीओ में करते हैं वैसे कोई भी एक कंपनी अपना आईसीओ कर सकती है, इवन स्मॉल बिजनेस हो तो क्यों भी। करेक्ट। और एक आखिरी डाउट था, क्योंकि इतना हम लोग क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, इसमें जो वोलेटिलिटी है वो मेरा एक मेन कंसर्न रहता है। तो जैसे बीच में तो कैसा, कितनी वोलेटिलिटी के, आज मैं सपोज एनीलर्न का आप कोर्स लेना हो तो यू हैव सपोज एक कॉइन से आप एक एनीलर्न का कोर्स वर्थ ₹500 का ले सकते हो। अभी कल उसका वैल्यू सपोज बढ़ भी गया या कम भी हो गया, आपने कॉइन आज ले लिया, कोर्स लेने जाओ तो फिर या तो आपको गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, दूसरे ही दिन इतना वॉलेटिलिटी होता है, या फिर वो सेम डे पे, जैसे अभी लिया 10 मिनट के बाद आप बेचने भी जाओगे तो भी शायद कम भी हो गया हो। तो वो एक मेन जो कंसर्न है, उसको कैसे आगे के जाके कॉइन्स या जो कोई है वो एड्रेस कर पाएंगे। कोई भी चीज़ को स्टेबल होने के लिए टाइम देना पड़ता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत जो 2014-15 में एक्टिव हुआ है। सेंसेक्स हाउ ओल्ड इट इज, मोर देन 50 ईयर्स। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मोर देन 150 ईयर्स। वो लोग स्टेबल हैं। आप इसको 5 साल भी टाइम नहीं दे रहे हो, आप इसको 10-15 साल भी टाइम नहीं दे रहे हो, राइट? मार्केट्स में इन्वेस्टर्स आएंगे, ऑलरेडी बहुत आ रहे हैं, 5-7 करोड़ तो अपने देश के हैं, राइट? तो वी हैव टू गिव दिस टेक्नोलॉजी सम टाइम टू एग्जिस्ट। आप लोग स्टॉक को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इसमें इतना थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट? तो वी हैव टू गिव दिस सम टाइम। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं इसमें, राइट? कुछ लोग सिर्फ इमोशंस पे ही खेल रहे हैं, कुछ लोग के लिए रोहास का कुछ मतलब ही नहीं है, और कुछ लोग चोर भी हैं जो जानबूझ के ऐसे आईसीयूज लेके आ रहे हैं कि पैसा लेके भाग जाए। इन सब लोगों पे ही तो नज़र रखनी है, इन सब के ऊपर रोहास अप्लाई करना है कि ये लोग क्या हैं, ये लोग रियल में फ्रॉड तो नहीं कर रहे। मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जिन लोगों के पैसे 25-30 लाख रुपए एक साथ डाल के भूल गए हैं, वो लोग वो हैं जिनको एक होटल में बुलाया गया ओपनिंग के लिए कि आज कॉइन का लॉन्च है और ये कॉइन आपको 1.5 साल बाद 3 गुना करके मिल जाएगा। मतलब उनको सिर्फ पैसे का लालच दिया गया, उनको बताया नहीं गया कि ये कॉइन एक्चुअली किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। क्रिप्टो में आउटपुट तब आएगा जब कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम इन्वॉल्व होगी जिसको वो सॉल्व कर रहे होंगे। किसके बारे में, कौन सी वेब 2.0 का वेब 3.0 बना रहे हैं, लिंक्डइन का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, किसका, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एकेडमिक्स की, एजुकेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की, किसकी सॉल्व कर रहे हो। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि उसने इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाया है, एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाया है, बर्मा शेल से भी बड़ा इन पातालगंगा। उसकी वजह से जो आउटपुट आया है, उसकी वजह से आज वो लोग सक्सेसफुल हैं। उसने इंडिया का सबसे फास्टेस्ट 5G नेटवर्क, 4G नेटवर्क लगाया है और इतना बड़े मास पे इतने कम टाइम में लेके गया है। 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो उसका ROI ऑलरेडी शुरू हो गया है।
दैट इज द रीजन दे आर सक्सेसफुल, दे आर नोन फॉर द ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट वाले लोगों पे ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा स्टडी करके। ये मार्केट सिर्फ स्टडी मांगता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मतलब एक लास्ट जो क्वेश्चन है कि जैसे अब एड्यूटेक बिजनेस में हम लोग हैं, तो जो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो भी जैसे, वो एड्यूटेक बिजनेस में या एजुकेशन का पूरा सेक्टर में कैसे आगे जाके पूरा मतलब हो सकता है? एक स्टूडेंट है जो कि फॉर सम रीज़न उसका कॉलेज में ड्रॉप आउट हो गया है। कॉलेज, आपको मालूम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसी है। हम्म। मैं कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना नहीं चाहूँगा, बिकॉज सिस्टम ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है जिसकी वजह से इफ़ आई वुडंट हैव गॉट दैट मेनी मार्क्स इन 12th या फिर कॉलेज, मैं इतनी बड़ी कंपनीज में काम नहीं कर पाता, इतनी बड़ी एमएनसीज में ट्रेनिंग नहीं कर पाता। वो है, मैंने सिस्टम को फॉलो किया। इन इंडिया में क्या, जब कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी स्टूडेंट को जज करता है, वो सिर्फ उसकी मार्कशीट के ऊपर करता है जो कि 12th 10th या फिर कॉलेज की है। वॉट इफ आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो, लेकिन यू आर वेरी टैलेंटेड व्हेन इट कम्स टू, आपने क्लास 9 में कुछ ऐसा काम किया था जो कि एम्पैथी ऑफ स्टूडेंट्स, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके लिए आपने कुछ, आप लोग पिकनिक पर जा रहे थे और आपने कुछ जब सबके ऊपर कुछ होने वाला था, आप आके बताया कि वहाँ तूफान आ रहा है, एंड फॉर दैट स्कूल हैज़ गिवन यू सम अवार्ड। और क्योंकि सब लोग इवैक्यूएट कर गए या फिर वहाँ आग लगी हुई है एंड यू डिड समथिंग जिसने बहुत लोगों की जान बचा ली, आई विल काउंट दिस पर्सन एम्पैथेटिक टुवर्ड अदर्स एज वेल एज हेल्पिंग। डज इट रिफ्लेक्ट इन योर मार्कशीट्स एनीवे? नो। व्हाट इफ आई हैव अ QR कोड जिसमें आपके मैं सारे अचीवमेंट्स देख पाऊँ क्लास 1 टू क्लास 12? सो इट इज़ लाइक अ मॉडर्न रेज्यूम कि जिसमें A to Z पूरा डिटेल लिखा हो। आई कैन ट्रेस यू। अगर क्लास 7 में इसके एक प्रोग्रामिंग टीचर ने इसको अच्छा आउटपुट दिया था, इससे इंप्रेस होकर नहीं दिया था, राइट? अगर क्लास 9 में इसका हिंदी पोएट्री कहीं पब्लिश हुआ था, दैट मीन्स दिस पर्सन इज गुड टुवर्ड्स लिटरेचर, ही इज गुड टुवर्ड्स क्रिएटिविटी। कोई भी इंसान के अंदर, जब मैं भी रिक्रूटमेंट करता हूँ या फिर आई लुक एट पॉजिटिव्स। यूनाइटेड स्टेट्स इतना आगे क्यों है? क्योंकि दैट इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी कमजोरियों पर ध्यान दे रहे हैं लोगों की, एंड एवरी पर्सन हैज समथिंग स्पेशल। एंड पेरेंट्स का काम यही है कि मतलब पेरेंट्स और टीचर्स का भी, कि मतलब किसी भी स्टूडेंट का स्पेशल पार्ट देखें। और व्हाट इफ जो आपके सारे मार्कशीट्स हैं, कहीं ना कहीं आपके मार्कशीट्स में आई डू के पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान किसी टीचर ने आपको किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया होगा, बट दैट इज नॉट रिटन ऑन योर कॉलेज मार्कशीट्स। एज अ HR, एज अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर गुड, स्टूडेंट को खुद को भी याद नहीं रहता यार, लेकिन somebody, what if this gets tracked, right? So ट्रेसेबिलिटी का तो लेवल कुछ और हो सकता है अगर प्रॉपरली आप एनालिटिक्स बिठाओ तो यार। मतलब नहीं करना है तो मत करो, क्या होगा ट्रेसेबिलिटी? हर आदमी यही पूछता है। अरे इफ यू प्रॉपरली डू दैट, वी विल प्रोड्यूस द लीडर्स ऑफ टुमारो, वी विल हैव ऑल दीज टेक्नोलॉजीज लाइक टेस्ला एंड ऑल, लाइक समथिंग लाइक दैट बिल्ड इन इंडिया। व्हाई नॉट? अपना जो नॉर्मल अभी जैसे स्टॉक मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट है, तो मेजॉरिटी ऑफ द इनोवेशंस जो पिछले कुछ 10-15 साल से हो रहे हैं, वो एक तो फाइनेंशियल वर्ल्ड को थोड़ा ज़्यादा अच्छा करने के लिए हो रहे हैं। जैसे 2008 फाइनेंशियल क्रैश के बाद बिटकॉइन सतोशी ने लिखा था कि भाई ऐसे ऐसे ये होना चाहिए, और प्रॉब्लम एक सॉल्व किया था। तो अभी एक जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे एशियन पेंट्स है, TCS है, सपोज़ मेरे पास उसका शेयर और वो लोग ही कॉइन लेके आए और मुझे कुछ उनका प्रोडक्ट बाय करना हो, जैसे कोई भी एक शेयर में वॉलेटिलिटी रहती है, 10% जितना एक रहता है या 5% रहता है, अप डाउन कभी भी हो सकता है। मेरे पास हार्ड कैश हो या कोई भी नॉर्मल करेंसी हो जिसको हम लोग प्राइस करते, जैसे 500 का नोट हो, तो मुझे पता है कि उसका मैं कहीं भी इंडिया में लेके जाऊँ या बाहर भी कहीं लेके जाऊँ तो मुझे वर्थ 500 रुपीज़ का आइटम मिल जाएगा। कि सपोज़ पिज़्ज़ा शॉप पे गया और मैं 500 रुपये दिया तो वो फ्लक्चुएट नहीं होने वाला है। पर अभी सपोज़ मैं बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करने जाऊँ या कोई भी क्रिप्टो से करने जाऊँ, तो वो उसका फ्लक्चुएशन का बहुत एक प्रॉब्लम है कि मुझे लॉस भी हो सकता है या शायद ज़्यादा भी पिज़्ज़ा मिल सकता है कि अगर क्रिप्टो अप्रिशिएट हो गया तो। आप जो क्रिप्टो की बात कर रहे हो वो सिर्फ मनी ट्रांसफ़र के ही उसका यूज़ केस है। इथेरियम का यूज़ केस एप्लीकेशंस बनाने का है। आप गलत चीज़ में गलत यूज़ केस में गलत चीज़ फिट कर रहे हो।
सही यूज केस अगर आपको देखना है, अगर आपको पिज़्ज़ा खरीदने हैं तो यू शुड बाय समथिंग विच इज स्टेबल। उसका सोल्यूशन है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या करता है कि एक एपीआई से लिंक करता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेबल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, स्टेबल करेंसी है। आप स्टेबल करेंसी का प्राइस देखोगे, उससे लिंक करके यूएस डॉलर टेदर है, क्योंकि यूएस डॉलर से लिंक्ड है। यूएस डॉलर में इतना ज़्यादा अप डाउन नहीं आता है रोज। जब पिज़्ज़ा खरीदने तब आप यूएस डॉलर टेदर में यूज़ कर रहे हो। तो आज की डेट में दुबई की सारी कंपनीज, आप दुबई जाओगे तो पूछोगे क्रिप्टो अलाउड है, बोले हाँ क्रिप्टो अलाउड है, कौन सा क्रिप्टो, तो वो यूएसडीटी मांगेगा आपसे। तो मतलब अपना ऐसा ही हो सकता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना क्रिप्टो लेके आए, वो रुपी से पैक कर ले जो हो, और अपना ट्रांजैक्शन तुम क्रिप्टो से कर ही सकते हो। तो मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट हुआ ना। करेक्ट। आपने रुपी से लिंक कर दिया। एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो ऑलमोस्ट 2017 में 2016-17 में यूपीआई लेके आया था, जो जिसका ट्रांजैक्शंस अभी डेबिट कार्ड या कोई भी नेट बैंकिंग जो यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है, और उसका वैल्यू भी, जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैंने थोड़े टाइम पहले ही अपने एक आर्टिकल में लिखा था, जो पेटीएम का वैल्यूएशन मैंने किया था, उसमें मैंने पूरा बताया भी था कि ऐसे ऐसे वैल्यू। तो अभी सपोज क्रिप्टो आ रहा है और अपना एनपीसीआई यूपीआई भी लेके आ रहा है, तो नॉर्मल अपना यूपीआई यूज़ ही कर रहे हैं, भले इंटरनेट हो, फीचर फ़ोन हो, तो भी यूपीआई यूज़ हो रहा है। तो कल उठ के क्रिप्टो आएगा तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी नॉर्मल पब्लिक सिटीज़न वो यूपीआई को छोड़ के क्रिप्टो क्यों यूज़ करेगा, या क्रिप्टो ही क्यों यूज़ करेगा और यूपीआई यूज़ नहीं करेगा? ऐसा आपके पास, आप एक फ्रीलांसर हो और आपकी पेमेंट आती है ओवरसीज से। इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं? बहुत ज़्यादा। ऑन एन एवरेज इंडियन फ्रीलांसर्स अर्न 50 lakhs पर एनम। 40% ऑफ इंडियन फ्रीलांसर्स अर्न। ऑल दीस आर फिगर्स, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मेरा मैक्सिमम बिजनेस बाहर का ही है ऑनेस्टली। अगर मैं रेमिटेंस से पैसा मंगाऊँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, राइट? मुझे रेमिटेंस के बाद, टैक्स देने के बाद भी जो प्रोफेशनल टैक्स है वो भी देना पड़ेगा। और जो सेंट्रल जो हम दोनों को कनेक्ट कर रहा है उसको, वेस्टर्न यूनियन वाले को पैसा देना वो अलग। व्हाट इफ मैं डायरेक्टली, और वो जो टाइम लग रहा है 3-3 दिन का, 4-4 दिन का ट्रांसफर में, वो अलग। व्हाट इफ मैं तुरंत जैसे असाइनमेंट पूरा हुआ एक माइलस्टोन बना दिया, मेरे कस्टमर को अच्छा लगा, उसने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, कितना रैपिड हुआ। अब मेरे पास तो आ गए क्रिप्टो। अब आप क्या बोल रहे हो कि आप क्रिप्टो आ गए, पहले मैं उसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करूँ बाद में यूज़ करूँ, राइट? व्हाट इफ मैं पेपाल की तरह यूपीआई के अंदर भी एक मॉड्यूल बनवा दूं जो क्रिप्टो के इन्वर्ट पेमेंट आ रहा है मेरे अकाउंट में। ओके। पता चला तो मैं चाह के भी कहीं पे, भले इफ आई एम गोइंग टू अ मॉल और इफ आई एम गोइंग टू, यू कैन से, आई एम इंडियन। ज़्यादातर एमएनसीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इंडियन में पहले आके रजिस्टर होती हैं, बैंक्स के थ्रू यहाँ पे पैसा देती हैं और वो सबको पैसा दे रही हैं। व्हाट इफ हमें डायरेक्टली वहीं से क्रिप्टो में पेमेंट मिले, हम लोग यहाँ पे भी स्पेंड करें क्रिप्टो में। हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं, यूएस मॉल से लेके कहीं पे भी जा रहे हैं, हम लोग ओला कर रहे हैं, सब में एक यूपीआई की जगह क्रिप्टो का ऑप्शन हो। तो यूपीआई मतलब एक पेमेंट ऑप्शन हमारे Correct. पास एक एक्स्ट्रा हो गया, Right. कि बाहर का भी जो पेमेंट आ रहा है वो हम लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं करेक्ट विथ लेस टाइम, करेक्ट और वो यूपीआई में भी स्वैप करना हो तो तुरंत हो ऑन द सकता है। स्पॉट हो जाएगा। अनुभव, चलो ये सब पूरे प्रोसेस में व्हाट वी आर डूइंग इज गवर्नमेंट को पूरा एलिमिनेट कर दिया। कोई भी सेंट्रलाइज बॉडी है, रेगुलेटरी नहीं, बॉडी, आप चाह के तो इस पे स्वैप करके तो पैसा लगा ही सकती है नहीं, गवर्नमेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने डायरेक्टली विदाउट हैविंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बिटवीन, हमने डायरेक्ट एक्सचेंज कर लिया। आज एक कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट है, वो चलती है टैक्सेशंस पे। अपने सपोज अपने में इनकम टैक्स है, जीएसटी के कलेक्शन है, जो इंडियन गवर्नमेंट जो पैसा कमा, लाइक टैक्सेशन से कलेक्ट करती है, तो ये सब से फिर गवर्नमेंट का ही टैक्सेशन कलेक्शन कम नहीं हो जाएगा? मतलब एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि अगर सभी लोग क्रिप्टो में ही एक्सचेंज करने लग गए, सभी रेगुलेटरी बॉडीज हट गई, तो फिर गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाए? हाउ मच डज इनकम टैक्स अर्न? बहुत कम है। इनकम टैक्सेस उन लोगों की सैलरीज देने में बहुत टैक्स चला जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा, वो सब पे नजर रख रहा है, दैट इज गुड इनफ। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि Indian economy works on things like railways, PSUs, private sectors. When there is a book which is known as Half Lion, it is how basically
PV Narasimha Rao and Manmohan Singh, who was the then finance minister of India, how they came up with strategy कि इंडियन हम लोगों के पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ये यूथ को हम लोग जॉब दे पाएँ. कैन वी हैव MNCs कमिंग इन सच अ वे दैट वो आके कंपनीज लगाएं और अपने बंदे वहाँ काम करें, उनका काम करें, हम लोग ग्लोबलाइजेशन करें. एंड दैट इज़ द रीज़न अपनी सैलरीज या फिर अपने आउटपुट जो अपने फादर लोगों के टाइम पे जिन लोगों ने MNCs में काम किया, अच्छा काम किया, उन लोगों ने और पैसा लगाया है यहाँ पे, उसकी वजह से आ रहा है. इनकम टैक्स इज जस्ट अ फ्रैक्शन. रियल टैक्स भले GST लो ना, GST बाहर की सर्विसेज पर तो GST लगेगा भी नहीं. GST इनवर्ड है, इनवर्ड है, राइट? तो उस पर तो लगेगा ही ना, वो तो टैक्सेशन प्रॉपर है. जहाँ जहाँ अंदर अंदर ट्रांजैक्शन करोगे वहाँ तो टैक्स देना ही पड़ेगा यार, देयर इज नो ऑप्शन. बट बाहर की सर्विसेज पर लगेगा नहीं. जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको इन्वर्ट करने तो GST लगाओ, सर्विस टैक्स लगाओ, वी डोंट माइंड. इनकम टैक्स के मतलब इनकम टैक्स कम हो जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जितना फर्क है MNCs और यहाँ के यूथ जो रिमोटली काम करेंगे या फिर जो नई अपनी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करेंगे, उसकी वजह से जो कंसल्टिंग या फिर जो पूरा एक टाइप का जो इससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपनीज है ना, अपने इंटेलेक्चुअल कंपनीज बनेगा सर. तो मतलब एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे नॉर्मली हम लोग रुपी में जो अपना पैसा हो रहा है उसमें से इनकम दिख भी रही है, फाइल कर रहे हैं, तो वैसे ही क्रिप्टो अगर पैग हो ही गया है, आगे की अगर फ्यूचर की बात करें तो सेम ही प्रोसेस हो जाएगा कि उसमें भी इनकम टैक्स तो है ही. जो क्रिप्टो में तुम्हारी वैल्यूएशन दिख रही है वो रुपी के साथ पैक्ड है तो तुम्हारा उतना ही वैल्यू हो गया. टैक्स स्लैब भी सेम ही है तो उस पर इनकम टैक्स तो वैसे भी लग ही रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया. सेम ही हो गया. ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स कम हो जाएगा या फिर वो ऐसा हो जाएगा. ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा इससे सर, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा. बताओ. एक टाइप ट्रांसपेरेंसी जो एक टाइम एनोनिमिटी है, दोनों ऑपोजिट क्वेश्चन. मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ वीडियो बोल रहा हूँ कि पैसा आता हुआ दिख रहा है, हाँ किसके पास आ रहा है ये देखना जरूरी है. इतना पैसा आ रहा है, इतना टैक्स जा रहा है, हो गया ना. आपको क्या पंचायत है, आशीर्वाद दे रहा है या निमित्त दे रहा है? पता चला. पैसा आ रहा है जा रहा है ये जरूरी है. कौन कर रहा है वो जरूरी. तो वो कौन कर रहा है वो जरूरी नहीं है, आ रहा है जा रहा है ना, पब्लिक की दिख रही है ना, राइट? पर कौन स्कैम कर रहा है पकड़ना हो. कौन स्कैम कर रहा है, स्कैम कैसे कर रहा है ये तो बताओ. ट्रांसपेरेंसी है, राइट? जैसे ही आपने UPI के अंदर वो इंटीग्रेट किया तो आपका आधार भी तो इंटीग्रेट हुआ, राइट? ठीक है, चलो टेक्निकल क्वेश्चंस पे आता हूँ. एक ये जो एक कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन माइनिंग, जो कहा जाता है कि एल्गोरिथम्स लोग GPUs बराबर के मतलब इंटीग्रेट करके माइन करते हैं, एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं, ये कौन से फंडामेंटल्स पे चलता है, ये क्या है? ये इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क. प्रूफ ऑफ वर्क मीन्स क्या कि ये सिस्टम चलता है कंसेंसस और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स करके एक सब्जेक्ट आता है पूरा कंप्यूटर साइंस में. ज़्यादा पुराना नहीं है ये, आप लोग टॉरेंट यूज़ करते हो, राइट? टॉरेंट के पीछे ये चलता है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कॉन्सेप्ट आता है कि यार कौन प्रूफ ऑफ वर्क. तो हम क्या करेंगे, माइन करने के लिए जैसे ही ब्लॉक बनेगा जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस डाले जाएंगे, इसको माइन करने के लिए हम लोग एक नॉन्स ढूंढते हैं. तो नॉन्स बेसिकली क्या है, ब्लॉक जो भी कोई एक 3 चीज़ें होती हैं, ब्लॉक, नॉन्स और डेटा, और एक कॉन्सेप्ट होता है हैश. अगर कोई भी ब्लॉक वैलिड है तो वो 4 जीरो से शुरू होता है. तो जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही नॉन्स आपका कोई भी ब्लॉक 4 जीरो से शुरू होगा मतलब वो एक वैलिड ब्लॉक है. आप क्या करोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन को जैसे ही ऐड करोगे ब्लॉक के अंदर तो वो हैश डिस्टर्ब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने डेटा चेंज किया. तो आपने 1 MB के ट्रांजैक्शन हर ब्लॉक के अंदर रखोगे, हैश चेंज हुआ. ये कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का, एनक्रिप्शंस का, कि आप कुछ भी ऐड करोगे ना वो तुरंत चेंज हो जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंट है. आज से मैं n को m बोलूंगा तो निमित का नाम क्या हो जाएगा, मिमित, राइट? तो ये एक एनक्रिप्शन है, राइट? तो वैसे करके हैश क्या होता है, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लॉक, नॉन्स और डेटा. अब आप क्या करोगे, हैश को 0000 से जैसे ही चेंज होगा वो, अब आपको एक वैलिड ब्लॉक बनाना है तो इसको वापस लाना पड़ेगा. तो ब्लॉक, नॉन्स और डेटा में ब्लॉक और डेटा आप चेंज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो फिक्स होते हैं. नॉन्स इंटेंशनली ऐड किया गया है ताकि हम उसको ढूंढें और एक ऐसा हैश पता लगा के हैं जो कि वैलिड है. इस चीज़ को बोलते हैं माइनिंग.
हम लोग एक सही नॉन्स ढूंढे, तुक्का लगा के, बहुत सारा रैंडम ऑपरेशन करके, हाँ। ताकि हमें एक सही हैश मिले। इसको बोलते हैं माइनिंग। तो अब जो भी पहले ढूंढ लेगा उसका ब्लॉक सबसे पहले पुश होगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जीपीयू वगैरह मशीन्स बनाते हैं और वो रैंडमाइजेशन तुक्का लगाते हैं कि किसका हैश पहले माइन होगा। जैसे ही सही हैश मिलता है नॉन्स ढूंढ लेते हैं, पुश कर देते हैं। तो हर जैसे ही एक नया ब्लॉकचेन, एक नया ब्लॉक बनता है, 50 नए बिटकॉइन क्रिएट हो जाते हैं। हर 4 साल में ये रिवॉर्ड हाफ होता है। तो 2008 में जो 50 बन रहे थे, 2012 में 25 बन रहे थे, 2016 में 12.5 बन रहे थे, 2020 के बाद 6.25 बन रहे हैं, 6.25। ये है हाइपर ज्योमेट्रिक पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब उसने मैथ्स यूज़ किया है, इसीलिए ये सिस्टम अगले 150 साल के लिए बहुत स्टेबल है। आज किसी को अगर ब्लॉकचेन डेवलपर बनना हो तो उसके लिए उसको कौन सी टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी? पहले उसको सीखना है जावास्क्रिप्ट, उसको सीखना है बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, उसको सीखना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी एक लाइब्रेरी आती है जिसको बोलते हैं web3.js। ये सब उसको अगर क्लियर हो जाए, उसके बाद उसको बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना के देखने हैं। उसने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करके देखना है। उसको गिटहब पे जाना है और बहुत कुछ सीखना है। उसके बाद उसको एक अच्छी जगह जाके बूट कैम्प करना है और कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाने, कुछ इंटर्नशिप्स करनी है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है metaschool.so, जिसमें बेसिक ये सब सिखाया जाता है। या फिर आप किसी भी एक्सपर्ट के बूट कैम्प में चले जाइए, कुछ लोग हैं जो कि अच्छे से सिखाते हैं। आई हैव टेकन मोर देन 50 boot camps upon just blockchain development, which involves not only Ethereum but also Hyperledger, which is a private blockchain. मैंने किया है, मेरे जैसे काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं यूट्यूब पे, यूडेमी पे, ऑफलाइन। आप किसी के भी पास जाके सिखाइए। पहला कोर्स 25 घंटे का होता है, जिसमें आपको हर तरह के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद आपके इंटरेस्ट के ऊपर है आप कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो अनुभव, हम आपके साथ जो कोर्स पे कोलैबोरेट कर रहे हैं उसमें हम आप किस हिसाब से चाहेंगे? जैसे कुछ स्टूडेंट्स बिगिनर लेवल पे ये कोर्स सीखना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट लेवल पे सीखना चाहेंगे या फिर एडवांस लेवल पे सीखना चाहेंगे। तो आप आपका कोर्स स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करेंगे कि सपोज हमारे टारगेट ऑडियंस स्कूल के भी बच्चे हैं, कॉलेज के भी बच्चे हो गए, अडल्ट भी हो गए, तो आप वो कैसे सेट करोगे? हमारे पास जो सीखना है वो स्टूडेंट है। डिपेंडिंग अपॉन हम लोग फंक्शनल ट्रेनिंग करेंगे फॉर पीपल हु आर न्यू टू दिस डोमेन। उनको फंक्शनली बताएंगे कि ब्लॉकचेन के यूजेस क्या है एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ पर्सन हु इज गोइंग टू स्टडी दिस टेक्नोलॉजी, आइदर टू इन्वेस्ट और आइदर टू बिल्ड थिंग्स। सेकेंड, एक्सक्लूसिवली फॉर बिल्डर्स, दैट इज डेवलपर्स। हम ब्लॉकचेन पे जैसे आज की डेट में वेब के लोग बूट कैंप्स करते हैं, ऐसे हम लोग ब्लॉकचेन के बूट कैंप्स करेंगे जिसमें वेब 2 और वेब 3 के प्रोडक्ट्स बनाना सिखाएंगे बच्चों को, या फिर जो भी स्टूडेंट आएगा उसको। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अ पर्सन हु हैज क्यूरियोसिटी इज अ स्टूडेंट फॉर अस। तीसरा, एडवांस, जिसको ऑलरेडी आता है। मैंने ऑलरेडी 6-7 प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो ऑलरेडी लाइव हैं, तो उसको हम लोग एज ए प्रोडक्ट मैनेजर, थर्ड है जिसको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, उनको हम लोग पूरे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, मार्केट तक कैसे ले जाते हैं, एक्सचेंजेस पर लिस्ट कैसे करते हैं, वाइट पेपर कैसे लिखते हैं, हम लोग उस लेवल की डेप्थ में ले जाएंगे कि जब आप पूरा ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट बना सको। राइट। और हमारा वही होगा कि ऐसे लोगों को हम लोग हमारे यहाँ इंटर्न रख लेंगे, या फिर हम उनको एज ए कंसल्टेंट हम उनको उनके प्रोडक्ट्स में हेल्प करेंगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओनली अ वन टाइम रिलेशन, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशन। पूरी कम्युनिटी बना के लाएंगे हम लोग, जिसमें हर, जैसे कोई सी का ऑलरेडी बिजनेस है उसको क्रिप्टो समझ गया, ऐसा बहुत सारे लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जो मेरे सेमिनार में आए थे। उनको डेवलपर्स की ज़रूरत थी, मैंने उनको किसी से कनेक्ट करवाया, उनका क्रिप्टो का ऑलरेडी काम शुरू हो गया। वो जब चाहे तो मुझे कंसल्ट करते हैं। राइट। वो मेरे डेवलपर्स को हायर करके मेरे यू कैन से मेरे रोल पे बिलिंग करते हैं। तो हम लोग पूरी कम्युनिटी बना के लाएंगे, और उस सेमिनार में अलग अलग तरह का व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा, स्लैक ग्रुप भी बन जाएगा, जहाँ पुरानी जो लर्निंग्स हैं वो भी डॉक्यूमेंट होती जाएंगी। बहुत ही पॉजिटिव कम्युनिटी बना सकते हैं हम लोग इससे, एंड लेट्स डू इट। तो मतलब पहला कोर्स होगा वो नॉर्मल जो नए लोग को सीखना है उसके लिए होगा, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सीख सकते हैं, तो पहला कोर्स वो लॉन्च होगा। सेकंड में जो लोग टेक्निकली कोडिंग वाले हैं स्पेसिफिक वो, एंड फिर तो कॉरपोरेट जो हार्डकोर
कोडर्स है वो सब। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे मिलने के लिए और हम लोग आगे भी जो कोलैबोरेट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत थैंक यू जी, एंड टाइम निकालने के लिए भी डेफिनेटली डेफिनेटली।